इकोनॉमिक्स एंड इट्स सेंट्रल प्रॉब्लम। ये हम लोग का माइक्रो इकोनॉमिक्स का ना चैप्टर 1 है। ठीक है, देखिए सीधा सेंट्रल प्रॉब्लम क्या होता है ये इस पे जंप करें इससे पहले बच्चों और भी कुछ छोटा मोटा चीज जानने को जरूरत होता है। क्यों? क्योंकि भाई हम लोग का एमसीक्यू में ना क्योंकि हम लोग का एमसीक्यू में वो पूछ सकता है, इसे वो जरूरी हो जाता है। ठीक है, जैसे क्या, जैसे मान लीजिए भाई कि इकोनॉमिक जो वर्ड है उसका ओरिजिन किस वर्ड से उठाया गया था? तो ग्रीक वर्ड से उठाया गया था। ठीक है, उसका मतलब क्या हो, कौन सा वर्ड उठाया गया था? उसका मतलब क्या उठाया गया था? वर्ड उठाया गया था आपका इकोनोमिया। इसका मतलब क्या होता है? इसका मीनिंग, इसका मतलब होता है हाउस होल्ड। ये हम लोग का एमसीक्यू में पूछ सकता है, तो इस तरह का छोटा मोटा चीज देखना जरूरी है। ठीक है, तो क्या देखे, इकोनॉमिक जो वर्ड है ये उठाया गया था किससे? ग्रीक वर्ड से। क्या वर्ड था वो? इकोनोमिया, जिसका मतलब क्या था? आपका हाउस होल्ड। ये दूसरा पॉइंट जो हम लिख रखे हैं ये आप एग्जाम में नहीं पूछेगा, बस समझने पर्पज के, नॉलेज पर्पज के लिए था कि 19th सेंचुरी से ना 19th सेंचुरी तक इकोनॉमिक्स वर्ड नहीं हुआ करता था बच्चों। उससे पहले हम लोग क्या बोलते थे? पॉलिटिकल इकोनॉमी। बस समझने पर्पज के लिए है। ठीक है, मेन जो मॉडर्न इकोनॉमिक्स जो आप देख रहे हैं इसको मोड़ देने वाले जो पर्सन थे वो कौन था? आप कौन थे? एडम स्मिथ थे। ठीक है, अब यहां से चलिए सीधा देखना स्टार्ट करते हैं। एडम स्मिथ को हम लोग फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। अब बच्चा लोगों के साथ एक बहुत अजीब सा कंफ्यूजन होता है। अब जैसे कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स यानी कि जो जन्मदाता है इकोनॉमिक्स से, अर्थशास्त्र के, तो बहुत लोग क्या लगता है ना कि अब जैसे लिखा हुआ क्या फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, तो बच्चा लोग क्या एज्यूम कर लेता है कि भाई कहीं भी वो पढ़ता हो, चाहे फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, चाहे फादर ऑफ केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, किसी भी चीज का, चाहे हम लोग कॉमर्स, चाहे जनरल, किसी भी चीज का, तो फादर वर्ड लोगों को सुन सुन के क्या लगता है भाई कि इन लोगों को हर चीज आता होगा। ठीक है, ये उन लोगों को लगता है क्या इसको, इन लोगों को हर चीज यानी कि एवरीथिंग इन लोगों को उसके बारे में जानकारी है। नहीं, ऐसा नहीं है। तो ये फादर का दर्जा दिया गया भाई क्योंकि इन लोग ना बैकबोन इकोनॉमिक्स का, इन लोग समझिए एक प्रकार से बैकबोन खड़ा किया है, मेन पिलर, फंडामेंटल पिलर्स खड़ा किया है। ठीक है, ये लोग सब कुछ नहीं जानता था बच्चों। जैसे अगर आप क्लास 10 में वो जो पढ़ के आए होंगे, देखिए एक पीरियोडिक टेबल हम लोग पढ़े थे बच्चे, क्लास 10 का एनसीईआरटी में था। अगर आपको ठीक से याद होगा तो हम याद दिलाए, उसको एक आदमी नहीं बना दिया था उस प्रोडक्ट टेबल को, बहुत सारा साइंटिस्ट का मेहनत था। ठीक है, एक दिन में कोई नहीं बनाता, समय के साथ धीरे 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 वो प्रोग्रेस करता है और धीरे धीरे वो अच्छा बनते चलता है। सेम लाइकवाइज इकोनॉमिक्स के साथ भी है, इकोनॉमिक्स हो चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो। ठीक है, तो फादर बोलने का मतलब यह समझ ले भाई इसको हर चीज आता है, ऐसा कुछ नहीं है। अब इसमें आपको याद क्या रखना है, सो देखिए ये जो यहाँ से जो चार अलग अलग जो इकोनॉमिक्स का डिफिनेशन है ना, ये हम लोग को संदीप गर्ग का किताब में स्टैटिस्टिक्स में था, तो हम इसमें यहाँ उठा डाल दिए इकोनॉमिक्स में लिखा हुआ था इसलिए। अब याद क्या रखना है एडम स्मिथ को लेकर के भाई कि इनको क्या दर्जा मिला? टाइटल फादर ऑफ इकोनॉमिक्स का। इनका एक ये देखिए इकोनॉमिक्स का बहुत लोग बहुत सारा डिफिनेशन दिया है, तो सब डिफिनेशन को क्या रेक्टिफिकेशन करेंगे? नहीं, सब कीवर्ड्स को पकड़ेंगे। क्या पकड़ेंगे? हम लोग फोकस करेंगे किसमें? की वर्ड्स को। जैसे क्या एडम स्मिथ जो डिफिनेशन दिए थे वो मेनली फोकस किए थे क्या? साइंस ऑफ वेल्थ। फोकस कीजिएगा क्या? वेल्थ वर्ड पे। ठीक है, साइंस ऑफ वेल्थ इनका डिफिनेशन में इसी नाम पे फेमस है, और उनका डिफिनेशन ही बहुत छोटा है, इकोनॉमिक्स इज साइंस ऑफ वेल्थ, बस इतना ही बोल लेते हैं। डिटेल में आप जाने जरूरत नहीं है। इस पे एक और चीज आपको याद रखना क्या है, ये जो बुक लिखे थे द वेल्थ ऑफ नेशन, ये बुक पब्लिश हुआ था कब? 1776। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में पूछ सकता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। इनका डिफिनेशन क्या होता है? साइंस ऑफ वेल्थ। किताब लिखे थे द वेल्थ ऑफ नेशन, पब्लिश होता है 1776। क्लियर? फिर क्या है, एक और ऑथर है अल्फ्रेड मार्शल। अल्फ्रेड मार्शल जो डिफिनेशन दिए थे ये मेनली ह्यूमन वेलफेयर यानी कि सोसाइटी के ऊपर दिए थे। याद रखिएगा कीवर्ड्स क्या है? ह्यूमन वेलफेयर। बुक का नाम चाहे तो आप याद रख सकते हैं, खासकर अगर आप स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो जरूर याद रखिएगा, पूछ सकता है। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स 1890। ठीक है, तो ये कीवर्ड सब है। फिर हमको सबसे अच्छा डिफिनेशन इनका लगता है लियोनार्ड रॉबिन्स का। ये डिफिनेशन किस पे दिए थे? ये डिफिनेशन दिए आपका स्कार्सिटी पे। किस पे दिए? स्कार्सिटी पे। यहाँ पर जिक्र किए थे वर्ड, कीवर्ड याद रखिएगा, एंड्स एंड स्कार्स मीन्स। देखिए अगर आप चाहते हैं कि आप 95 मार्क्स से मतलब टच कीजिए, 95% मार्क्स को टच कीजिए, इकोनॉमिक्स से आपको 95 प्लस जाए, तो हर छोटा मोटा चीज आपको आना चाहिए। अगर आप स्टूडेंट है तो आपको हम एक बात बता दें, 80 से लेके 85 तक, लगभग 85 तक मार्क्स आपका ठीक ठाक पढ़ाई में आ जाएगा। अगर आप अच्छा मेहनत किए, ठीक ठाक मेहनत किए, आ जाएगा। बट ये जो 90 से जो प्लस जाने वाला बात जब आने लगता है ना बच्चों, तो उसके जब आपको फिर हर डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, एकदम डिटेल में हर छोटा मोटा चीज भी लेके चलना पड़ेगा, तो जाके वहां तक पहुंचिएगा। ठीक है, तो ये जरूरी होता है हर चीज देखना। ठीक, फिर पॉल सैमुअल्सन, इनका डिफिनेशन में क्या फोकस करेंगे कि भाई इनका जो डिफिनेशन था ये आपका मैंने इकोनॉमिक ग्रोथ पे फोकस किया हुआ। ठीक है,
तो 4 बताएं, बहुत है, मोर देन एनफ, बहुत है। पॉल सैमुएल्सन किस पे फोकस किए थे? ये फोकस किए थे भाई ग्रोथ पे, ठीक है। आपका रॉबिन्स किस पे फोकस किए? रॉबिन्स फोकस किया आपका स्कार्सिटी पे। अच्छा, इसका मतलब क्या? स्कार्सिटी मतलब लिमिटेड रिसोर्सेस, और क्या? स्कार्सिटी का मतलब क्या है? सिंपली लिमिटेड रिसोर्सेस। बाद में आपको डिटेल में हम बताएंगे, टेंशन नहीं लीजिए। अल्फ्रेड मार्शल ये मेनली फोकस किया किस पे? वेलफेयर पे। किसका वेलफेयर? अबे सोसाइटी का वेलफेयर, और किसका वेलफेयर कीजिएगा? पड़ोस का तो नहीं कीजिएगा, वो भी बेचारा सोसाइटी में ही आता है। एडम स्मिथ किस में आ जाएंगे? साइंस ऑफ वेल्थ पे। इनका डिफरेंस किससे फोकस किया गया? वेल्थ पे। अगर मान लीजिए कोई, अब एग्जाम में क्या होगा, मान लीजिए ऐसे लंबा लाइन लिख दिया, ठीक है, 4-5 लाइन कुछ लिख दिया, अब बोला भाई के बताओ लियोनार्डो रॉबिन्स का कौन सा है, तो बस आपको कीवर्ड्स क्या खोज के निकालना है? कीवर्ड्स खाली खोज के निकालना है, क्या? स्कार्सिटी, ठीक है। तो मेनली फोकस कीजिएगा किस पे? कीवर्ड्स पे। कीवर्ड्स हम सबको लिख दिए, तो जैसे लिखा एडम स्मिथ का आपका साइंस ऑफ वेल्थ, मार्शल का वेलफेयर, रॉबिन्स का स्कार्सिटी, आपका पॉल सैमुएल्सन का ग्रोथ, ये सब क्या कीवर्ड्स है, ठीक। तो चलिए हो गया। ये देखने की आपको जरूरत नहीं है, ये वाला पार्ट जेम केन्स, ये समझ लीजिए पहले मैक्रो इकोनॉमिक्स हुआ नहीं करता था, ठीक है, सिर्फ माइक्रो हुआ करता था, बाद में ग्रेट डिप्रेशन के बाद मैक्रो इकोनॉमिक्स आया। तो उसको अगर आप पढ़ना चाहे तो हम ऊपर में लिखा हुआ पढ़ लीजिएगा, वो अब सीधा यहाँ से देखिए। व्हाट इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम एंड हाउ इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज, और रीजन फॉर इकोनॉमिक प्रॉब्लम। हम इसको ना हेडिंग वाइज ना लिख करके क्वेश्चन फॉर्मेट में डाल दिए, ताकि ना कन्वीनियंट हो, सीधा क्वेश्चन देके आपको समझ में आ जाए। एग्जाम में डाटा ऐसे पूछेगा, व्हाट इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम, हाउ इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज, और रीजन फॉर इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ये दोनों क्वेश्चन सेम ही है। और इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होता है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम सिर्फ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। द इकोनॉमिक प्रॉब्लम रेफर्स टू चैलेंज और एलोकेटिंग ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज टू फुलफिल अनलिमिटेड वांट्स एंड नीड्स। इकोनॉमिक प्रॉब्लम बोलने का मतलब क्या होता है बच्चों? कि लिमिटेड रिसोर्स है, तो उसमें आपको जो चॉइस करना पड़ता है ना, मेन प्रॉब्लम, उसी को बोलते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम, ठीक है क्या? कि देखिए लिमिटेड, यहाँ पर आंसर भी वही है। कॉजेज क्या है? तो कॉजेज मैंने वही कहा, कॉजेज है मेन क्या है, देखिए इसी ऑर्डर में याद कीजिएगा तो आसानी होगा। कि अनलिमिटेड वांट्स, लिमिटेड, ऐसे बोलिए ह्यूमन हैव अनलिमिटेड वांट्स बट रिसोर्सेज आर लिमिटेड, एंड लिमिटेड रिसोर्सेज हैव अल्टरनेट यूज। ये क्या सीक्वेंस अच्छा बैठता है, ठीक है। जैसे कैसे क्या बोले, देखिए सबसे पहले क्या है भाई? अनलिमिटेड वांट्स। अनलिमिटेड वांट्स बोलने का मतलब क्या? कि ह्यूमन बीइंग्स है भाई, बहुत सारा डिजायर होता है, ये उसका अनलिमिटेड डिजायर होता है भाई, ये करेंगे वो करेंगे, यहाँ जाएंगे वहां जाएंगे, ये खाएंगे वो पियेंगे, ऐसे कमाएंगे ऐसे घूमेंगे, दुनिया भर का इन्फानाइट डिजायर, ठीक है। तो अनलिमिटेड वांट्स होता है, बट उन सभी वांट्स को पूरा करने के लिए उतना अनफाइनाइट इन्फानाइट टाइप से रिसोर्सेस नहीं है। रिसोर्स क्या आपका? फाइनाइट है, लिमिटेड है। तो रिसोर्सेस क्या आपका? लिमिटेड, ठीक है। अब लिमिटेड रिसोर्सेस है, ठीक है। अब लिमिटेड रिसोर्स के साथ और क्या भाई? लिमिटेड रिसोर्सेस आप अल्टरनेट यूज, या इसी को बोलते हैं क्या? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। अब भाई जो रिसोर्स भी जो लिमिटेड है, उसमें भी हम लोग को चॉइस करना पड़ेगा, ठीक है। चॉइस करना पड़ेगा, जैसे देखिए यहाँ पर एग्जांपल में हम लिख रखे हैं पेट्रोल, हम आपका दूसरा एग्जांपल देते हैं मिल्क का, ठीक है। इंडिया में सबसे नामी कंपनी कौन है दूध को लेकर के? अमूल। अमूल दूध पीता है इंडिया, ठीक है, काफी नामी है इंडिया में। अब अमूल के पास, चलिए वो बहुत बड़ा मिल्क का वो कंपनी है, तो उसके पास भी तो दूध एक लिमिटेड अमाउंट में होगा ना। इसके पास भी जो दूध का जो क्वांटिटी होगा वो भी तो एक लिमिटेड में होगा ना। ऐसा तो नहीं कि दुनिया भर का दूध का गंगा उसके पास बह रहा है, ऐसा तो है नहीं, एक लिमिटेड ही उसके पास भी स्टॉक है। तो अब अमूल कंपनी को डिसाइड करना पड़ता होगा ना कि कितना डायरेक्ट मिल्क की तरह सीधा बेच दे कस्टमर को, अमूल का दूध मिलता है, कितना का वो दही बना दे, कर्ड बना दे, कितना का वो पनीर बना दे, है कि नहीं। अमूल का आपका सॉफ्ट ड्रिंक टाइप से भी मिलता है, उसका छाछ मिलता है, बटर मिल्क वाला ड्रिंक मिलता है, ठीक है, अमूल कूल भी मिलता है। तो दूध का इस्तेमाल करके बनेगा ना वो सब। तो यहाँ पर क्या भाई, उसको चॉइस करना पड़ रहा है कि भाई पहले क्या ज्यादा बनाए। अगर उसके पास मान लीजिए 1000 लीटर, जैसे एज्यूम कीजिए कि उसके पास 1000 लीटर दूध है, तो उसको डिसाइड करना पड़ेगा ना कितना डायरेक्ट रॉ दूध का फॉर्म में बेच दें, कितना दही बना के बेच दें, कितना पनीर, कितना ये, क्योंकि उसके पास तो है तो 1000 ही। अब वो बेचेगा किसको? बेचेगा अधिक अधिक दूध कहाँ लगाएगा? अधिक उसी में लगाएगा भाई जहां पर उसको बेनिफिट ज्यादा मिले, ठीक है। सबको ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करेगा वो कि उसको क्या होगा? मैक्सिमम, मैक्सिमम क्या होना चाहिए उसको? मैक्सिमम बेनिफिट मिले, है कि नहीं। तो ये होता है आपका लिमिटेड रिसोर्स बोलने में। पेट्रोलियम के साथ भी वही है, पेट्रोलियम को जब उसको रिफाइन करते चलिएगा तो उसका बायो प्रोडक्ट निकलता है, वो सब भी काम का आता है, ठीक। तो इसको ऐसे ही सीक्वेंस में याद रखिएगा बच्चों, तो आपको लिए अच्छा रहेगा कि भाई ह्यूमन, इंसान है क्या? ह्यूमन अनलिमिटेड वांट्स, ह्यूमन बीइंग्स हैव अनलिमिटेड वांट्स बट देयर इज लिमिटेड रिसोर्सेज, एंड उस लिमिटेड रिसोर्स में भी क्या हम लोग को चॉइस करना पड़ता है, चूज करना पड़ता है भाई, ठीक है। चूज क्यों करना पड़ता है? ऑब्वियस, क्योंकि रिसोर्सेज क्या हम लोग का लिमिटेड है। आगे बढ़ते हैं।
अब देखिए, इसको बोलते हैं क्या, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, और इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज क्यों हुआ, सो एक आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या भाई कि सेंट्रल प्रॉब्लम किसको बोलते हैं, सेंट्रल प्रॉब्लम किसको बोलते हैं, सेंट्रल प्रॉब्लम ये तीनों को बोलते हैं कि व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटी, उसी के अंदर आता है वो, हाउ टू प्रोड्यूस कैसे बनाए, और फॉर होम प्रोड्यूस किसके लिए बनाए। ये है तीन, क्या है आपका आपका सेंट्रल प्रॉब्लम, याद रखिएगा कीवर्ड्स यहाँ पर, सेंट्रल प्रॉब्लम, ये क्या है आपका सेंट्रल प्रॉब्लम है, ये है हम लोग का सेंट्रल प्रॉब्लम, और ये क्या था, ये था हम लोग का इकोनॉमिक प्रॉब्लम। बच्चा लोग थोड़ा कंफ्यूज होता है बहुत बार। तो सेंट्रल प्रॉब्लम में तो केवल तीन है कि भाई कितना क्वांटिटी बनाए, कैसे बनाए, और किसके लिए बनाए। अब अगर एक नंबर दो नंबर में आपसे पूछा कि भाई व्हाट आर सेंट्रल प्रॉब्लम, तो सीधा ये तीन लिख के खत्म कीजिए, एक नंबर में पूछा तो बहुत है। लेकिन अगर स्पेसिफिक किसी एक को उठा के पूछ दिया है, इसमें से किसी एक को स्पेसिफिक उठा के पूछ दिया, तो आंसर कैसे लिखेंगे आप तो देखते हैं, ठीक है। जैसे क्या है, व्हाट टू प्रोड्यूस, ठीक है। पहला क्वेश्चन पूछा, अगर आप डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा भाई एक्सप्लेन व्हाट टू प्रोड्यूस, या और घुमा के पूछ सकता भाई व्हाट डू यू मीन बाय व्हाट टू प्रोड्यूस, कुछ भी, अब मेरे एक्सप्लेन करना है व्हाट टू प्रोड्यूस। तो पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, व्हाट टू प्रोड्यूस का मतलब होता है कि भाई किस गुड्स को प्रोड्यूस किया जाए, किस तरह का गुड्स को प्रोड्यूस किया जाए। क्या हम लोग कंज्यूमर गुड्स को प्रोड्यूस करें जैसे राइस या व्हीट, क्या हम लोग कैपिटल गुड्स को प्रोड्यूस करें जैसे मशीन प्लांट ये सब, क्या हम लोग सिविल गुड्स जैसे ब्रेड बटर ये सब को इस्तेमाल करें, क्या हम लोग वॉर गुड्स बनाए, गन टैंक्स, किस तरह का गुड्स को बनाया जाए। तो पहला पॉइंट क्या लिखेंगे भाई, व्हाट टू प्रोड्यूस में यही लिखेंगे कि भाई किस तरह का गुड्स को बनाया जाए। दूसरा क्या लिखेंगे, एक बार जब डिसाइड हो गया कि भाई किस तरह का गुड्स बनाना है, ऑब्वियस है भाई एक कंट्री को सभी गुड्स का जरूरत पड़ता है। यहाँ पर जितना भी हम गुड्स, यहाँ पर जितना भी हम गुड्स लिख रखे हैं, ऐसा थोड़ी ना कि हम लोग केवल कंज्यूमर गुड्स बना देंगे बाकी गुड्स नहीं बनाएंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता बच्चों। एक देश को हर चीज का जरूरत पड़ता है, तो सारा गुड्स को बनाया जाएगा, ठीक है, और प्रायोरिटी भी रखा जाएगा। अब जैसे मान लीजिए वॉर का समय चलता है, तो वॉर में मैक्सिमम फोकस गवर्नमेंट करेगी भाई हम लोग वॉर गुड्स बनाएंगे, तो वो वॉर चल रहा है, तो जब सब कुछ बढ़िया हो रहा है तो हर तरह का गुड्स बनाने का फोकस करते हैं, सब कुछ को ले देके चलते हैं। तो दूसरा पॉइंट में क्या है भाई कि कितना क्वांटिटी में बनाए। एक बार डिसाइड हो गया भाई कि चलो ये बनाना है, ये चार चलिए आइटम बनाते तो कितना कितना बनाए, उसके बाद क्वांटिटी डिसाइड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, उसका गाइडिंग प्रिंसिपल डिसाइड कैसे करते हैं भाई, डिसाइड होगा वैसे कि ऐसे बनाया जाए कि मैक्सिमम मैक्सिमम एग्रीगेट सेटिस्फैक्शन टू सोसाइटी, मतलब सबको मैक्सिमम लेवल पर सेटिस्फैक्शन मिले, यानी कि जितना भी लोग हैं, भाई कंज्यूमर का भी काम हो जाए बिजनेसमैन का भी काम हो जाए, देश का भलाई के लिए आर्मी का भी हो जाए। तो ऐसे बनाएंगे कि सबका सेटिस्फैक्शन हो जाए, किसी को कमी ना पड़े सोसाइटी में, ये सब सोसाइटी के अंदर आता है हम लोग का। तो गुड्स को कुछ इस क्वांटिटी में बनाएंगे कि सबको सेटिस्फैक्शन मिले। तो ये तीन पॉइंट हम लोग लिखेंगे कि किस तरह का गुड्स बनाए, यानी कि व्हाट टू प्रोड्यूस में क्या गुड्स बनाए, पहला में क्या बनाए, व्हाट कितना बनाए मतलब क्या बनाए, दूसरा कितना क्वांटिटी बनाए, और तीसरा उसका गाइडिंग प्रिंसिपल। और गाइडिंग प्रिंसिपल क्या भाई कि ऐसा गुड्स बनाएंगे जो सबको सेटिस्फाई करते हैं, क्लियर। देखिए गवर्नमेंट मेरे टाइमिंग डिसाइड होता है, मेनली टाइम पर निर्भर करता है गवर्नमेंट करेगी क्या। तो बस ये बात है, गवर्नमेंट टाइमिंग पे डिसाइड होता है बच्चों। अब सोच के देखिए 1947 जिस समय देश आजाद हुआ था, उस टाइमिंग में मेनली हम लोग खाने के लाले पड़ा हुआ था, खाने को दिक्कत था भाई, तो आप लोग डिफेंस में कहाँ ध्यान देते हैं, तो पूरा फोकस कंज्यूमर गुड्स में, भाई दाल चावल पूरा फोकस करें हम लोग। फिर वो ग्रीन रेवोल्यूशन किए, दुनिया भर का मेहनत किए। अब हम लोग मॉडर्न एरा में खड़े हैं, यहाँ पर हम लोग को इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, तो गवर्नमेंट फोकस करती है बड़ा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर पे, ठीक है। तो टाइमिंग मैटर करता है सही मायने में। फिर क्या है, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे बनाया जाए। तो जो पहला पॉइंट क्या लिखेंगे भाई, ये प्रॉब्लम क्या रिप्रेजेंट करता है, ये प्रॉब्लम रिप्रेजेंट करता है किस तरह का टेक्निक का इस्तेमाल करें गुड्स को प्रोडक्शन में लाने के लिए। मेनली दो तरह का टेक्निक है, एक लेबर इंटेंसिव और दूसरा क्या कैपिटल इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव यहाँ पर जहाँ पर बहुत सारे लेबर लोग हो, तो लोग लेबर का इस्तेमाल करके गुड्स को बनाएगा, ठीक है। मोर लेबर, जैसे कि एग्जाम्पल में क्या इंडिया, ठीक, इंडिया का बेस्ट एग्जाम्पल है। कैपिटल इंटेंसिव यानी कि जहाँ मशीन हो, कैपिटल मतलब पैसा, कैपिटल यहाँ पर हम बोले हमारा मशीन को इस्तेमाल किया गया, ठीक है। तो जहां पर मेनली मशीन सब ज्यादा है, बड़ा बड़ा हैवी प्लांट इंफ्रास्ट्रक्चर गड़ा हुआ, तो लोग ऑब्वियस है वो लोग मशीन का इस्तेमाल करेंगे, जैसे आपका यूएसए, आपका चाइना, ये सब, ठीक। और दूसरा इसका गाइडिंग प्रिंसिपल क्या है भाई, एक तो क्या कैसे बनाए, पहला वो डिफाइन करना भाई क्योंकि प्रॉब्लम है क्या, तो भाई हम लोग मेनली कैसे बनाएंगे पहले लिख दिए। दूसरा में लिखे कि किस तरह का टेक्निक बनाएंगे, दो टेक्निक है, एक लेबर और दूसरा कैपिटल। गाइडिंग प्रिंसिपल डिसाइड करता है भाई कि दोनों, देखिए मेनली आप लोग हम लोग क्या सोच लेते हैं ना भाई, किसी एक को इस्तेमाल करना है, नहीं बच्चों, मेनली हम लोग क्या सोच लेते हैं कि या तो लेबर को ही करेंगे या तो कैपिटल को करेंगे, ऐसा नहीं होता रियल वर्ल्ड में। हम लोग दोनों का कॉम्बिनेशन को चूज करते हैं, दोनों का कॉम्बिनेशन को कुछ ऐसे चूज करते हैं कि जहां पर क्या है आपका मैक्सिमम आउटपुट विथ मिनिमम कॉस्ट, भाई मैक्सिमम आउटपुट हो और जित कम से कम खर्चा हो, मेरा काम भी एकदम टॉप नॉच का हो, फर्स्ट क्लास, और मेरा खर्चा भी मिनिमम है, तो इन दोनों का इस्तेमाल पे ही वो बनता है।
जैसे कैसे, देखिए हम आपको उदाहरण देते हैं। देखिए ऐसे ऐसे हम लोग एकदम हार्डकोर टाइप से डिसाइड नहीं कर लेते कि हम क्या इसी को इस्तेमाल करेंगे, क्या इसी को इस्तेमाल करेंगे। भाई इंडिया है तो केवल यही करेगी, अमेरिका है या चाइना तो केवल यही करेगी। अरे वो बुक में लिखा था, ऐसा नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए आप एक कॉन्ट्रैक्टर हैं, आप बिल्डर हैं, घर बनाते हैं। अब मान लीजिए, अब आपको आपका एक छत को ढलाई करना है, ठीक है, छत का ढलाई करना है। ढलाई समझते हैं, कंक्रीट का छत को होता है ना, उसको ढलाई करना है। तो मान लीजिए उसका वो बहुत छोटा सा छत है, मान लीजिए मुश्किल से वो 100 स्क्वायर फीट का है। चलिए इसको कम कर देते हैं, और 500 स्क्वायर फीट का छत है, ठीक है। 500 स्क्वायर फीट छत, एक एक छत है 500 स्क्वायर फीट का। अब आई होप हमको आइडिया हो कि भाई 500 स्क्वायर फीट कितना होता है। मोटा मोटी समझ लीजिए 1 डिसमिल का है। अब आई होप इतना मतलब आपको 1 डिसमिल का मतलब पता हो। 1 डिसमिल, हालांकि 1 डिसमिल में 436 होता है, तो 1 डिसमिल जैसा मान लीजिए। अब उसको ढलाई करना है बच्चों, मान लीजिए। तो यहाँ पर वो जो बिल्डर होगा वो क्या करेगा, अब अरे वो 4-5 लेबर को ले जाएगा, वो 4-5 लेबर को ले जाएगा, वो कर देगा। वो लोग तो कोई मेहनत नहीं है, वो भाई लेबर लोग एफिशिएंट है। पर यहीं पर अगर किसी उसी जगह पे किसी साइट में मान लीजिए 2000 स्क्वायर फीट है, 2000 स्क्वायर फीट को ढलाई करना है। अरे अगर लेबर को ले गया ना यहाँ पर, तो वो लोग अगला दिन तक 2-4 दिन तक करना पड़ जाएगा। और आपको ढलाई के बारे में समझ लीजिए, जब ढलाई होते रहता है ना छत का, तो काम रुकना नहीं चाहिए बीच में, वो चलते रहता है। वो रुक जाएगा तो फिर ढलाई ठीक से होगा नहीं। तो इस जगह पे क्या चाहिए, इस जगह पे चाहिए क्या, मशीन। ठीक है, अब यहाँ मशीन का मूवमेंट में फिर कॉस्ट बढ़ेगा। अब सोचिए इसी मशीन को अगर आप यहाँ पर, अब बोलेगा सर इसी मशीन को यहाँ भी ला कर सकते थे। अरे यार ले जाइएगा तो वो मशीन हवा में उड़ के तो नहीं पहुंच जाएगी। इस मशीन का मूवमेंट में इतना कॉस्ट आ जाएगा कि दिमाग खराब हो जाएगा। तो सब कुछ देख के करना पड़ता है। तो कॉम्बिनेशन ऐसे चूज करते हैं भाई, छोटा जगह है तो लेबर ले गए, बहुत हैवी जगह है ना मशीन लेके चलो। तो देखना पड़ता है। लेबर क्या है, दिन भर का 40, 300, 400, 500 ऐसे लोगों का तिहाड़ी रहता है, मजदूरी रहता है, वेजेस रहता है। तो वो अगर दिन भर में 2000 का खर्चा में अगर बन जाए, बात खत्म। 4-5 लेबर कर देगा, बहुत है। पर अगर मशीन को लेगा ना, तो उतना को तेल पी जाएगा जितना वो जाने में लगा देगा, उसको चलाने वाला अलग से होगा। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग दोनों का कॉम्बिनेशन को लेके चलते हैं कि भाई जहां पर जो सस्ता पड़ जाए। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ बच्चों गाइडिंग प्रिंसिपल में कि मैक्सिमम आउटपुट निकले और मिनिमम कॉस्ट हो। क्लियर। फिर देखिए सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ मत कीजिएगा, अब ये वाला तीसरा, इसमें क्या लिखा हुआ है, एक्सप्लेन फॉर हुम टू प्रोड्यूस। ये यहाँ पर बच्चों लोग काफी कंफ्यूज होता है। एक्सप्लेन हुम टू प्रोड्यूस या फिर बोलिए प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। होम टू प्रोड्यूस बोलने का मतलब भाई किसके लिए बनाया जाए, वेदर टू रिच पुअर पीपल और रिच पीपल, किसके लिए बनाया जाए। तो जनरली सब बच्चा लोगों को क्या होता है, लोग इमोशंस में आता है, भावनाओं में आ जाता है, और तुरंत बोल देगा सर गरीब लोग के लिए पहले बनाना चाहिए, रईस लोग के लिए क्यों बनाया जाए। ऐसे देखिए ये जो आपका जो इमोशंस है ना, इसको जो साइड लाइन रखा कीजिए। ठीक है, सिंपैथी दिखाना, एम्पैथी दिखाना, दया दृष्टि दिखाना वो अपने जगह पे है, और देश चलाना अपने जगह पे है। वैसे देश रन नहीं करता है। आप सीधा पुअर लोग को अच्छा और अमीर लोग को बुरा क्यों सोच के बैठे हुए, ऐसे ऐसे बैठिएगा तो कभी कभी नहीं समझ पाइएगा, देश को समझ नहीं पाइएगा। बस नॉर्मल इंसान की तरह ही बस खाली बुरा भला बोलिए गवर्नमेंट को या आम जनता, किसी को भी, या रईस आदमी को बुरा भला बोलिए, वैसे वर्क नहीं होता है। ठीक है, अगर अमीर गरीब दोस्त है तो अमीर आपका दुश्मन नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपका पैसा आप लोग जो सुनते हैं ना कि आपका हक मारे, कोई यहाँ पर किसी का हक नहीं मारे। यहाँ पर बिजनेसमैन, आप आज आप बुरा भला कितनों बिजनेसमैन को बोलिए, लेकिन जिस समय आप बिजनेसमैन बनिएगा ना, सेम चीज कीजिएगा, कुछ अलग नहीं कीजिएगा। सेम चीज, बिजनेसमैन सिंपली भाई मैं प्रॉफिट के लिए बैठा हुआ। आप भी जब मेहनत करते हैं तो अपना कुछ पैसा कमाने के लिए बैठे हुए हैं, भलाई के लिए तो नहीं बैठे हुए ना। तो बिजनेसमैन भी अपना प्रॉफिट के लिए बैठा रहता है। ठीक है, तो अब जो अब बोलेगा सर बहुत के लोग तो ज्यादा ही मतलब खून पसीना, अब वो अलग चीज है, वो अलग मैटर हो गया, उस पर अलग बात डिस्कशन हो सकता है। बट डायरेक्टली दिमाग में यही बैठा लेना कि भाई पुअर लोग अच्छा है और अमीर लोग खराब है, बिजनेसमैन का हम बात कर रहे हैं या आम इंसान का बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। घमंड आ जाना, आप बोल सकते हैं भाई रईस लोग के पास घमंड हो या कुछ भी, वो दूसरा चीज है। और ऐसा नहीं कि गरीब लोग के पास या आपका आसपास में जो लोग नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली, वो लोग घमंड नहीं रखता होगा, नहीं, वो नॉर्मल बिहेवियर उस पर नहीं जाते हैं बच्चों। तो इमोशंस को ना साइड रखा कीजिए, साइड पढ़ने समय, ये तो कुछ सीखिएगा नहीं, वरना वरना इमोशन में भाग करके अगर सारा फैसला करना है तो फिर कीजिए। ठीक है, अब इसमें दो तरह का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। एक होता है क्या, एक है आपका, दो तरह का डिस्ट्रीब्यूशन है, एक है आपका पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरा क्या है आपका फंक्शनल फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। एक है हम लोग का पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरा क्या है हम लोग का फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। इतना डिटेल में वो पूछेगा नहीं, यहाँ पर कंफ्यूजन बच्चों लोग को होता है, इसलिए हम बताएं। आप एग्जाम में लिखिए क्या, पहला लिखिएगा पॉइंट तो ये कि भाई होम टू प्रोड्यूस होता क्या। होम टू प्रोड्यूस होता है भाई कि गवर्नमेंट
कैटेगरी डिसाइड करती है कि भाई कि हम गरीब के लिए बनाए कि अमीर के लिए बनाए। पहला पॉइंट तो यही क्लियर। दूसरा पॉइंट में लिखा है क्या कि यहाँ पर दो तरह का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एक पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन जिसको बोलते हैं सोशल वेलफेयर, और एक होता है क्या हम लोग का फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन जिसको हम लोग क्या बोलते हैं इकोनॉमिक इंजन। इतना भी लिख दीजिएगा बहुत है। लास्ट में क्या लिख दीजिएगा केवल गाइडिंग प्रिंसिपल। गाइडिंग प्रिंसिपल मतलब किसको पहले क्या प्रायोरिटी दिया जाए। तो चलिए पहले समझते हैं। ये पहला पॉइंट तो क्लियर है भाई किसके लिए बनाए, पुअर पीपल और रिच पीपल। अब पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब समझिए। पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन बोलने का मतलब है कि यहाँ पर गवर्नमेंट ना पर्सनली हेल्प करती है, चाहे मिडिल क्लास हो चाहे पुअर हो चाहे किसी का भी हो, पर्सनली हेल्प करती है। कैसे, देखिए गरीब, अरे यार एक सेकंड ना, गरीब का क्या है, प्रोग्रेसिव हम लोग का टैक्सेशन रखा हुआ है भाई। रईस लोग से ज्यादा हम लोग टैक्स लेते हैं और गरीब लोग से कम टैक्स लेते हैं तो नहीं लेते हैं, ठीक। फिर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर गरीब गवर्नमेंट करती है पुअर लोग का अकाउंट में, ठीक है। पुअर फैमिली जो होता है उन लोग अकाउंट में डायरेक्टली ट्रांसफर कर देती है। तो ये क्या, ये पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन है। क्या अमीर लोग हेल्प नहीं करती, कैसे नहीं करती है। वो जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखते रहते हैं, गरीब लोग उसमें कितना चलेगा। मेनली वो कॉमर्शियल पर्पज के लिए बना हुआ है ना, वो जो मेनली वो तो कॉमर्शियल पर्पज के लिए मेनली बना हुआ है, बड़ा बड़ा जो इंफ्रास्ट्रक्चर सब है, ठीक है। और उससे आपको इनडायरेक्ट बेनिफिट मिलता है। ये सबसे आपको क्या होता है, आपको मेनली इनडायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा, आपको डायरेक्टली बेनिफिट नहीं मिलता है। क्लियर है। देखिए कहाँ थे, हाँ ये वही है। ये सब लिखे जो नहीं बच्चों, बस याद रखिएगा खाली ये पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन द वेलफेयर। इसमें मेनली क्या होता है ना पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन भाई कि किसको कितना मिल रहा है, शेयर ऑफ इनकम, हु गेट्स एंड हाउ मच शेयर ऑफ इनकम, बस समझने पर्पस के लिए बता रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन में कि गवर्नमेंट पर्सनली हेल्प करती है सबका, इंडिविजुअली हेल्प करती है, ठीक है। इसे फोकस करती है भाई कि पैसा सबको मिल रहा है कि नहीं, ठीक। जैसे सोशल वेलफेयर इसे को बोला जाता है। फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा अलग है। फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन में इसको बोलते हैं क्या हम लोग, इसको बोलते हैं इकोनॉमिक इंजन। यहाँ पर गवर्नमेंट ये फोकस नहीं करती है कि किसका हेल्प हो रहा है, यहाँ पर मेनली फोकस क्या आता है क्या आपका फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पे, कि जो जो काम कर रहा है, कोई भी काम कर रहा है उन लोग को सही कंपनसेशन मिल रहा है कि नहीं, सही उन लोग को पेमेंट या कोई भी जो हकदार है वो हो रहा है कि नहीं। जैसे कि एक लेबर अगर काम कर रहा है, कहीं भी काम कर रहा है, कहीं भी काम कर रहा है, तो उसको भाई उसका सही से वेजेस मिल रहा है कि नहीं। जैसे कि गवर्नमेंट जब मनरेगा देती है तो एक सफिशियंट अमाउंट का सैलरी फिक्स करती है, ठीक है। दिन का 300 350 जो भी उसका रेट है, ठीक है। इसमें गड्ढा कोड़वाती है गवर्नमेंट 100 दिन तक। आपको आइडिया है कि नहीं पता नहीं, गड्ढा कोड़ने का काम मिलता है इसमें, बहुत वाहियात काम लगता है, लेकिन गरीब लोग ठीक है 100 दिन का रोजी रोटी हो जाता है। फिर कैपिटल, इसमें मान लीजिए आरबीआई डिसाइड, अब गवर्नमेंट ऑब्वियसली आरबीआई की तरफ से रहती है, तो आरबीआई इंश्योर करती है भाई कि जो नया नया एंटरप्रेन्योरशिप है उन लोगों को लो इंटरेस्ट पे आपको बैंक में लोन मिल जाए ताकि वो लोग बिजनेस स्टार्टअप कर सके। इस पे बस गवर्नमेंट का फोकस होता है भाई कि जो इंजन सब यानी कि जो कंट्री को जो रन करने में जो हेल्प कर रहा है, ठीक है, जो बूस्ट कर रहा है इकोनॉमी को, कि आर वी पेइंग द फैक्टर्स एनफ टू कीप इकोनॉमी मूविंग, यानी कि जो लोग भी उस फैक्टर है, यानी कि फैक्टर में कौन कौन आपका लैंड, लेबर, वेजेस, कैपिटल, सब इन लोगों को सही मेहनत मिल रहा है कि नहीं। यहाँ पर मेनली गवर्नमेंट फोकस करती है फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन में, ठीक है। और गाइडिंग प्रिंसिपल यही भाई कि जो अर्जेंट नीड होगा, ठीक है, जो अर्जेंट नीड होगा उसी पे गवर्नमेंट ज्यादा फोकस करेगी, कि पुअर का ज्यादा फोकस करना जो होता है कि रिच के लिए। जैसा आपको बताया ये सब मेनली ना टाइम का देन है। आपकी जगह मेनली गवर्नमेंट यहाँ पर टाइम पे ही फोकस करती है भाई कि सिचुएशन कैसा है, आपका इन्वायरमेंट कैसा है। देखिए सब कुछ अच्छा रहता है तो गवर्नमेंट सब पे ध्यान देती है, नहीं तो फिर गवर्नमेंट में स्पेसिफिक हो जाती है, ठीक है। तो सिचुएशन मैटर करता है, ठीक है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, या जिसको शॉर्ट में हम लोग पीपीसी भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो टॉपिक है एग्जाम पर्पस के लिए बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम लोग अच्छा से डिटेल में कवर अप करेंगे, ठीक। चलिए सबसे पहले समझते हैं भाई कि पीपीसी बोलते किसको है। देखिए प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व यानी कि पीपीसी, इसका कुछ शेप देखिए कुछ इस प्रकार से रहता है। यहाँ पर हम लोग केवल दो गुड्स को लेते हैं, एक जिसको बोलते हैं गुड वाई, दूसरा को बोलते हैं क्या गुड एक्स। गुड वाई चूंकि भाई वाई एक्सिस है, गुड एक्स इसलिए क्योंकि इसका ये क्या आपका एक्स एक्सिस है, ठीक है। इसका शेप कुछ इस प्रकार से रहेगा। इस शेप का नाम क्या है, इस शेप को हम लोग बोलते हैं बच्चों कनकेव। मेनली आपको दो ही तरह का शेप पढ़ना है, एक रहेगा आपका कनकेव, दूसरा क्या आपका कन्वेक्स। तो कन्वेक्स कुछ इस प्रकार से दिखता है, ठीक है, कुछ इस प्रकार से आपका कन्वेक्स का शेप दिखता है। अब याद रखने का ट्रिक क्या है, देखिए याद रखने का ट्रिक सिंपल सा है कि जैसे आपको दिखा क्या केव, ये जो वर्ड क्या दिखा रहा है केव, केव का मतलब क्या होता है एक प्रकार का गुफा। तो देखिए ये जो शेप है ना, ये आपका एक प्रकार का क्या आपका केव बना दे रहा है, गुफा बना दे रहा है। तो ये समझ लीजिए एक आपका शॉर्टकट है, थोड़ा सा ट्रिक है याद रखने का कि भाई कनकेव मतलब ऐसा शेप, तो कंफ्यूजन ना हो,
तो केव ऐसे गुफा बन जाएगा। अब इस तरह से उसका शेप रहता है। अब ये रिप्रेजेंट क्या करता है पीपीसी, ठीक है, पीपीसी आपको रिप्रेजेंट करता है दो अलग अलग कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स को। जैसे यहाँ पर लिया गया क्या, आपका गुड वाई और आपका गुड एक्स। क्या दो ही गुड्स ले सकते हैं? सर नहीं, लेने को तो भाई देखिए हम लोग 3 4 5 6 भी ले सकते थे, बट कन्वीनियंट पर्पज के लिए, समझने पर्पज के लिए ना, केवल हम लोग दो ही गुड्स को कंसिडर करते हैं, ठीक है। एक है आपका गुड वाई, दूसरा आपका गुड एक्स। बहुत सारा बुक में इसको गुड वन और इसको गुड टू भी लिया रहता है, ठीक। हम गुड वाई और गुड एक्स लिए हैं क्योंकि सिंपल था ना, ये वाई एक्सिस था तो गुड वाई और ये एक्स एक्सिस था तो गुड एक्स कर दिए। अब ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? देखिए ये रिप्रेजेंट करता है कि रिसोर्स जो है, किसी भी प्रकार का जो रिसोर्स है, किसी प्रकार का जो रिसोर्स है वो फुल यूटिलाइज हुआ है कि नहीं हुआ है, बस ये वही रिप्रेजेंट करता है। कुछ है जो रिसोर्स है वो फुल्ली यूटिलाइज हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है, अच्छी तरह से इफेक्टिव और एफिशिएंट वे में वो रिसोर्सेज यूटिलाइज हुआ कि नहीं हुआ, बस ये बताने का यही काम करता है। तो पढ़ के देखिएगा लिखा हुआ है, combination of two goods of an economy can produce with its given resources and technology assuming full and efficient utilization of resources। ये बस वही बोल रहा है, जहां पर क्या रिसोर्स और टेक्नोलॉजी को हम लोग फिक्स रखते हैं क्योंकि ऑब्वियस है उसको बढ़ाइए घटाइएगा तो फिर लॉजिक ही काम नहीं करेगा, ठीक है। अब इसको ना बच्चों लोग बहुत बार क्या समझ लेता थे, जब हम दो गुड्स बोले, एक गुड वाई और दूसरा गुड एक्स बोले ना, तो इसको बच्चों लोग क्या लगता है कि भाई कि इसमें केवल दो ही गुड्स आ सकते हैं, कि फिर दो ही गुड्स केवल नहीं आएगा, दो टाइप का केवल गुड्स आएगा, केवल दो टाइप के गुड्स आएगा। मान लीजिए जैसे कि मान के चलिए गुड वाई को अगर हम गुड वाई ना लिख करके इधर लिख दिए हम शर्ट, गुड एक्स को यहाँ पर हम क्या लिख दिए पैंट, ताकि आपको थोड़ा और क्लैरिटी मिले। अब ये जो तो फिर हम लोग ये एक्स को हम लोग नंबर पर रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो मान लीजिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिखा हुआ है, और ये क्या 2 4 6 8 10 12 ऐसे लिखा हुआ है। अब मान लीजिए ये एक बंडल है, यहाँ पर देखिए बहुत सारा बंडल हो सकता है, आपको यहाँ पर लिखा हुआ है मैक्सिमम कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, कॉम्बिनेशन केवल दो ही टू गुड्स का होगा, एक टाइप का दो, एक गुड वाई और एक गुड, जो लोग शर्ट और पैंट पे लिए, लेकिन बंडल बहुत सारा हो सकता है, ठीक है, बहुत सारा बंडल, जैसे कि यहाँ पर एक बंडल यहाँ हो गया, एक बंडल यहाँ, एक यहाँ, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, कहीं भी हो सकता है। तो मान लीजिए हम लोग इस बंडल को उठाते हैं, तो इस बंडल को उठाइएगा, इसको जब ऐसे मिलाइएगा ऐसे करके, तो मान लीजिए ये आपका एक्स एक्सिस है और ये तो आपका वाई एक्सिस है बच्चों। तो एक्स एक्सिस पर अगर इसको हम लोग पैंट लिए तो क्या दिखने को मिल रहा है भाई, ये एक्स एक्सिस है, तो पहला पॉइंट क्या आपका 12, यानी कि यहाँ पर 12 पैंट है, और इसको हम 3 लेके चलते हैं अगर, तो ये क्या कहलाएगा आपका 3 शर्ट है। टाइप ऑफ गुड दो ही है, यानी कि शर्ट और पैंट ही केवल दो है, तो ये रहा आपका पैंट, ये रहा आपका शर्ट, क्योंकि पहले एक्स एक्सिस को लिखते हैं बाद में वाई एक्सिस को लिखते हैं। तो ये मत सोचिए केवल दो ही गुड्स होगा, दो टाइप का केवल गुड्स होगा, जिसमें दो टाइप क्या आपका शर्ट और पैंट, या तो फिर बोले गुड वाई या तो फिर गुड एक्स। तो वो आई होप ये आपको क्लैरिटी हो गया। अब आगे और अच्छे समझने के लिए अब इस तरह नंबर में नहीं समझाएंगे, ठीक है, सिंपल वे में समझाएंगे ताकि क्लैरिटी रहे, बड़े कंफ्यूजन हो जाएगा। अब इसको और डिटेल में समझने के लिए चलिए इसको आते हैं यहाँ पर क्या ना, एग्जाम में बहुत बड़े क्वेश्चन पूछता भी है। अब ये क्वेश्चन में क्या आपसे पूछा गया भाई, व्हाट डज द पॉइंट्स इंडिकेट ऑन पीपीसी, अलग अलग पॉइंट्स है, पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, पॉइंट सी है, पॉइंट डी है और पॉइंट ई है। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? वो क्वेश्चन पूछ रहा है भाई बताइए क्या रिप्रेजेंट करता है। अगर आपको पीपीसी समझ में ये आ गया, मतलब पीपीसी आपको क्लैरिटी के साथ अच्छा से समझ में आ जाएगा। अभी क्या रिप्रेजेंट करता है देखिए, वो जो डेफिनेशन है ना इसी से क्लैरिटी मिलेगा, ये जो डेफिनेशन है ना आपको और अच्छा से क्लैरिटी यहीं पर मिलेगा। ये बोल रहा है, इसको समझने के लिए हम एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं, हाइपोथेटिकल उदाहरण। मान लीजिए आपके पिताजी आपको 2000 रुपये दिए हैं, 2000 रुपये दिए हैं और बोले कि बेटा इससे शर्ट और पैंट खरीद लेना। आप बोले सर 2000 में शर्ट पैंट कैसे आएगा? तो मिडिल क्लास फैमिली को लेकर चलिए बच्चों, मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत है, ठीक है। अब पैसा है तो फिर दो अलग बात हो गया, मिडिल क्लास फैमिली को लेकर चलते हैं, शर्ट पैंट 2000 में आपको खरीदने को आपको पिताजी बोले हैं। अब उसको समझने पर्पज के लिए ऐसे बैठाते हैं, देखिए पॉइंट ए हो चाहे पॉइंट बी हो चाहे पॉइंट सी हो, अगर ये ऑन द कर्व यानी कि ऑन द पीपीसी कर्व में हुआ, ठीक है, तो इट मीन्स कि ये जो 2000 रुपये मिला है ना इसका आप फुल यूटिलाइज किए, यानी कि शर्ट और पैंट आप ऐसे खरीदे जिसका टोटल कॉस्ट कितना पड़ा, टोटल कॉस्ट आपका 2000 पड़ा। मान लीजिए शर्ट का पड़ा यहाँ पर 600 और 1400 पड़ा आपका पैंट का, तो 2000 रुपये पूरा पैसा को खर्च किए, पूरा पैसा को खर्च किए और अच्छा क्वालिटी का लिए, पैंट भी और शर्ट भी अच्छा क्वालिटी का लिए, यानी अच्छा क्वालिटी भी लिया, यानी इफिशिएंट और इफेक्टिव यूटिलाइज भी किया रिसोर्स का, और फुल्ली यूटिलाइज किया, पूरा का पूरा जब खर्च कीजिएगा तो इस कर्व में आएगा। ये कहीं पर भी आएगा, पॉइंट ए में, पॉइंट बी में, पॉइंट सी में, या कहीं भी आ सकता है, यहाँ पर भी, यहाँ पर, बस इस कर्व में आना चाहिए, बस आने को इस कर्व में आना चाहिए, बाकी वो सब जगह चलता है, ठीक है। तो ये देखिए ए बी सी ये क्या शो कर रहा है, इफिशिएंट प्रोडक्शन विद फुल रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन, मेन कीवर्ड है, क्या फुल यूटिलाइज हुआ है, ये वर्ड कीवर्ड है, बस याद रखिएगा कि रिसोर्स का आपका क्या फुल यूटिलाइज हुआ है, ऑन द कर्व बोलने का मतलब है, ठीक है। हाँ
जैसे आपको जो यहाँ बताए थे कि भाई अलग अलग हो सकता है 4 गो 10 गो पॉइंट, तो इसमें हम उतना कॉम्प्लेक्स नहीं किया, तुम सिंपल कर दिया ताकि आपको समझ में आए। उतना कॉम्प्लेक्स अच्छा तो पूछता भी नहीं है, उतना कॉम्प्लेक्सिटी के साथ तो पूछा नहीं, इसलिए एकदम सिंपल वे में हाल है। क्योंकि जो समझने वाला पार्ट था तो समझा चुके हैं बच्चों, अब इसमें करते हैं ना तो बहुत ज्यादा फिर मैथमेटिकल टाइप का हो जाता है यहाँ पर, तो उतना हम चाह नहीं रहे थे, सिंपल सा भाई इस एग्जाम्पल के थ्रू आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। तो पॉइंट ए हो चाहे पॉइंट बी हो, पॉइंट सी क्या रिप्रेजेंट करता है भाई, वो ऑन द पीपीसी कर्व है। इसका मतलब क्या हो गया कि भाई 2000 पापा जो आपको दिए थे खर्च करने के लिए, आप पूरा पैसा को फुल यूटिलाइज किए हैं और इफिशियंट वे में यूटिलाइज किए हैं, ऐसा नहीं कि वेस्टेज कर दिए आप, ठीक है, पूरी तरह अच्छा से यूटिलाइज किए हैं। याद रखिएगा ये इस कर्व में कहीं भी देखिए कोई भी जो लाइन होता है ना मैथ्स में, देखिए ये जो कर्व होता है कोई भी लाइन होता है वो देखिए वो डॉट 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 रहता है, उन सबको मिलाइएगा तब जाकर के वो लाइन बनता है। ठीक है, अगर आप थोड़ा मैथ पढ़े होंगे तो देखिएगा लाइन बनाने के लिए मिनिमम 2 पॉइंट का जरूरत पड़ता है। अब ये सब पॉइंट क्या होता है ना, बहुत सारे डॉट डॉट को मिला के बना रहता है। ठीक है, तो ये कहीं भी हो इस पीपीसी कर्व में, कहीं भी हो इस पीपीसी कर्व में वो पॉइंट कहीं भी हो, चाहे यहाँ हो, यहाँ पर मान लीजिए एफ लिख दिए, यहाँ हो चाहे ई लिख दिए, ये तो है सॉरी जी लिख दिए, यहाँ पर हो चाहे एच लिख दिए, ये सब पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करेगा भाई, सब रिप्रेजेंट करता है फुल यूटिलाइजेशन कि रिसोर्स का भाई फुल यूटिलाइज हुआ है इफिशियंट वे में। अब आ जाइए इस कर्व के अंदर में, इस कर्व के अंदर में कहीं भी, जैसे मान लीजिए पॉइंट डी है, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करता है अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। क्या मतलब हुआ अंडर यूटिलाइजेशन, बोलने का मतलब है जैसे ये आपके पिताजी आपको यहाँ पर जो पैसा दिए थे मान लीजिए 2000 रुपया, आप शर्ट और पैंट तो खरीदे, बट उस शर्ट और पैंट में मान लीजिए आप शर्ट में खर्च किए 500 और पैंट आप इसके लिए खरीदे 1400 का, लेकिन टोटल बिल कितना बना 1900 यानी कि 1900 का, ठीक है 1900 का। तो ये क्या रिसोर्स आपका फुल यूटिलाइज हुआ, आपको रिसोर्स कितना अलॉट किया गया था, आपको रिसोर्स अलॉट किया गया था भाई 2000, तो क्या हुआ आप रिसोर्स को फुल यूटिलाइज नहीं किए, यानी कि यहाँ पर, यानी कि जो ये पॉइंट डी है, पॉइंट डी रिप्रेजेंट क्या करता है भाई कि 100 रुपए जो रिसोर्स है वो आपका यूटिलाइज नहीं हुआ, वो आपका फालतू का खाली पड़ा हुआ। ठीक है, यानी कि 100 रुपए आपका यहाँ पर अभी बचा हुआ, यानी रिसोर्स को आप फुल यूटिलाइज नहीं किए हैं, तो देखिए पॉइंट डी आई रिप्रेजेंट करता है इट सोर्स इनएफिशिएंट प्रोडक्शन विद अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि रिसोर्स का आप सही इस्तेमाल नहीं किए। अब बच्चा लोग का दिमाग में, अगर आप अभी तुरंत नहीं आता है पर हम आपको एक, अब आपका दिमाग में ऐसा लग रहा होगा कि सर मान लीजिए पिताजी 2000 रुपए दिए थे, उसमें से हम लोग चलिए 500 का शर्ट खरीदे, 1400 का पैंट खरीद लिए, तो भाई 1900 का मेरा टोटल हुआ, 100 रुपया बच गया तो अच्छी बात है ना। आपको लग रहा होगा भाई सर 100 रुपया बचा तो बहुत अच्छी बात है, तो फिर क्या दिक्कत है, तो ऐसा क्यों लिखा हुआ है इन इफिशियंट प्रोडक्शन और अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। देखिए बच्चों चीजों को समझिए, ये हम लोग मेनली बनाते हैं बजट उजट के लिए, ठीक है, बजट के लिए, या रिसोर्स को एलोकेट करना होता है गवर्नमेंट को, या कोई भी कंपनी हो चाहे आप भी कोई भी हो, हम लोग एक पर्टिकुलर बजट को अलॉट करते हैं, ठीक है, किसी भी काम के लिए। और किसी भी काम के लिए जब हम लोग बजट, किसी भी काम के जब हम लोग बजट में उस पैसा को एलोकेट करते हैं ना, तो हम लोग मान के चलते हैं भाई कि एक अच्छा क्वालिटी का, यानी एक मिनिमम स्टैंडर्ड, एक मिनिमम स्टैंडर्ड के लिए कम से कम उतना पैसा तो लगेगा। ठीक है, तो इट मीन्स अगर आपको 2000 रुपये आपके पिताजी दिए थे तो सोच के चले थे कि 2000 में, समझने के लिए ही, ठीक है, ये आपको लग रहा होगा कि शर्ट पैंट तो भाई सस्ता में वो छा सकता है, महंगा में या तो बहुत लगा इतना तो कुछ आएगा ही नहीं। समझने पर समझिए कि आपके पिताजी जब आपको 2000 रुपये दिए थे तो ये मान के चला गया था कि 2000 रुपया वो मिनिमम स्टैंडर्ड है, इतना वो एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड है कि भाई एक अच्छा क्वालिटी का शर्ट और एक अच्छा क्वालिटी का पैंट आएगा, और दोनों का खर्च कितना पड़ेगा 2000। हालांकि रियल लाइफ में जो बजट अलॉकेट होता है वो रेंज में होता है भाई, आपको मिलता कैसे, आपको मिलता है 2000 से 3000 रुपया ऐसे, लेकिन इतना रेंज में वो आएगा, हम लोग ऐसे बोलते हैं ना भाई हाँ कि 2 से 3000 में तो एक अच्छा शर्ट और पैंट आ जाएगा। ये तो रियल लाइफ में चलता है ना, आपको यहाँ पर एकदम एग्जैक्ट बताना है, तो एग्जैक्ट बताना है हम लोग को यहाँ पर, क्योंकि तो एग्जैक्ट बताने के लिए क्या हो रहा है कि आप अगर आप 100 रुपये बचा ले रहे हैं, 100 रुपया यहाँ पर बच जा रहा है, इट मीन्स कि आप जरूर शर्ट और पैंट में क्वालिटी का कॉम्प्रोमाइज कर दिए हैं, तभी आपको 100 रुपये बचा रहा है। क्योंकि भाई 2000 रुपये तो मिनिमम अमाउंट था अच्छा क्वालिटी का शर्ट और पैंट को लेने के लिए, होता है ना। कोई भी चीज में किसी भी चीज में आप याद किचन बचो, कोई भी प्रोडक्ट हो, चाहे टीवी कूलर एसी फ्रिज चाहे साबुन उबुन कुछ भी हो, एक मिनिमम क्वालिटी का, मान लीजिए सोप की बात करते हैं तो भाई ये तो सोच ले ये भी अलग अलग हो जाएगा, मतलब क्या बोले, मतलब एक अच्छा मोबाइल का बात करते हैं, अब उसमें भी भाई मिडिल क्लास फैमिली लोग के लिए, फिर भी मिडिल क्लास फैमिली लोग भी डिसाइड करता है भाई कि एक अच्छा मोबाइल कम से कम 15,000 तक का रेंज में आएगा,
ऐसा हम लोग मान के चलते चलिए कि एक अच्छा खासा मोबाइल 15,000 तक का रेंज में आएगा, यानी कि अब इससे खरीदे इट मीन्स व्हाट, इससे कम में परचेज किया अगर मोबाइल को, तो क्या रिप्रेजेंट करेगा वो, भाई मोबाइल में उसका फीचर या क्वालिटी कुछ तो कमी होगा, वो अच्छा क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज होगा, कुछ भी कमी होगा, इसके ऊपर जाना तो अलग बात हो गया। तो 15,000 क्या एक मिनिमम अमाउंट है कि भाई एक अच्छा मोबाइल इतना में ही आएगा, ठीक है। तो अगर आप पैसा बचा लेते, मान लीजिए आप 10,000 का मोबाइल खरीद लिए, इट मीन व्हाट, जरूर आप अच्छा मोबाइल तो नहीं खरीदे होंगे। अगर आप इसमें 5,000 बचा ले रहे हैं, आपको जब 10,000 अलॉट किया गया था, तो मतलब आपको 15,000 अलॉट किया गया था, जिसमें आप 10,000 का मोबाइल खरीदे और 5,000 बचा लिए, इट मीन्स कि आप जरूर क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज कर चुके हैं। तो इसीलिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ बच्चों की इनएफिशिएंट प्रोडक्शन, यानी कि आप अंडर यूटिलाइजेशन, सही से इसको यूटिलाइज नहीं किए हैं। समझ में आया? रिसोर्स को आइडल पड़े रहना नहीं चाहिए। जितना भी रिसोर्स गवर्नमेंट एलोकेट करती है, गवर्नमेंट कोई कंपनी जब एलोकेट करती है ना, इट मीन्स कि भाई वो सही से इस्तेमाल नहीं हुआ है, उसका प्रॉपर इकोनॉमिक ग्रोथ जितना हो सकता था कंट्री में, वो वहां पर आपका नहीं हुआ है, ठीक है। तो इनसाइड में आने का पॉइंट डी इनएफिशिएंट प्रोडक्शन को दिखा रहा है भाई कि फुल प्रोडक्शन कैपेसिटी में रन नहीं किया गया है, कुछ तो गड़बड़ वहां पर हुआ है, ठीक है। तो यह आपका दिखाता है पॉइंट डी, ठीक है। अब मान लीजिए पॉइंट ई क्या रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पर बच्चा लोग देखता नहीं अंडर यूटिलाइजेशन, तो यहाँ पर फटाक से बोल देगा सर ये तो ओवर यूटिलाइजेशन हो गया, यानी कि रिसोर्स का हम लोग यहाँ पर ओवर यूटिलाइजेशन कर दिए। नहीं बच्चों, देखिए आप हाइपर में आके जवाब दिए, इसका मतलब ये तो है कि हाँ चलिए हम लोग गौर से सुन रहे थे सर, और आप गलत जवाब दिए उससे कोई दिक्कत नहीं, देखिए गलत सही तो चलते रहता है, ठीक है। आप जवाब दिए, इसको सुन के आप जवाब दें, बिल्कुल सही बात है, लेकिन आपका ये आंसर गलत है, ठीक है। देखिए ओवर यूटिलाइजेशन आप कैसे कर सकते हैं बच्चों, अगर आपके पिताजी आपको 2,000 रुपये दिए हैं और उसी में आपको शर्ट और आपको पैंट खरीदना है, ओवर यूटिलाइजेशन बोलने का मतलब क्या होता है कि भाई आप शर्ट खरीदे हैं मान लीजिए 1,000 का और पैंट खरीद लिए 1,400 का, तो टोटल बिल कितना का आ जाएगा, 2,400 का, ठीक है। आप ये खरीद ही नहीं सकते क्योंकि आपका रिसोर्स ही उतना नहीं है, तो ओवर यूटिलाइजेशन हो ही नहीं सकता। जब आपका 2,000 रुपये है तो 2,400 का मार्केटिंग कैसे कीजिएगा। तो ये ओवर यूटिलाइजेशन का हम लोग वर्ड इस्तेमाल नहीं करते, इसका मतलब क्या, अनअटेनेबल भाई, यानी कि इस अमाउंट का इस रिसोर्स में ये शर्ट और पैंट तो नहीं आएगा, ठीक है। तो ये इसका मतलब यही होता है बच्चों, ये जो कर्व होता है ना, एक सेकेंड ना, चला गया, ये रहा, ये जो कर्व होता है ना, ये कर्व रिप्रेजेंट करता है एक प्रकार से समझिए आपका इनकम का लिमिट को, ठीक है। एक प्रकार से आपका इनकम का लिमिट को इस्तेमाल करता है। अगर आप फुल इनकम को खर्च कर रहे हैं तभी ना इस कर्व में आइएगा, इससे कम किए तो अंदर में, और इससे ज्यादा तो कर ही नहीं सकते क्योंकि भाई वो तो आपका बजट कहीं बाहर है। यहां तक आने के लिए, इस पॉइंट ई तक आने के लिए आपको बजट को बढ़ाना पड़ेगा, रिसोर्स को आपको क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करेगा, और इंक्रीज करिएगा तो फिर कर्व शिफ्ट उठ करके ऊपर आ जाएगा, जो थोड़ा देर आपको आगे पढ़ाएंगे। तो आई होप आपको क्लैरिटी के साथ समझ में आ गया होगा। तो इस पॉइंट ई को क्या बोलते हैं, अनअटेनेबल, ठीक है। एग्जाम में याद रखिएगा, बहुत बार घुमा घुमा को पूछता है, ठीक है। जैसे कि एक बार ऐसे पूछेगा कि भाई मान लीजिए फ्लड वर्ड आ गया, बाढ़ वर्ड आ गया, या नेचुरल डिजास्टर या नेचुरल कैलेमिटीज आ गया, तो क्या होगा, तो पॉइंट अंदर की तरफ आ जाएगा। क्यों, ये पॉइंट अंदर की तरफ, मान लीजिए ग्राफ में जो आता, अगर नॉर्मल चलता तो हम लोग उसको फुल यूटिलाइज करते रिसोर्स का, पर किसी कारण से मान लीजिए नेचुरल डिजास्टर आ गया, तो क्या होगा, पॉइंट अंदर की तरफ आ जाएगा, क्योंकि नेचुरल डिजास्टर आने से क्या होगा, रिसोर्स ही घट जाएगा, रिसोर्स ही आपका घट के नीचे आ जाएगा, या रिसोर्स घट के, सॉरी ये तो रिसोर्स घट के आ जाएगा, मतलब ऐसा समझिए रिसोर्स, तो ये अगर नेचुरल क्लाइमेट जाएगा ना तो क्या होगा, पूरा रिसोर्स घट के नीचे आ जाएगा, ऐसे सीधा इधर ये ग्राफ शिफ्ट कर जाएगा। पर एग्जाम में अगर ऐसे पूछ दिया कि भाई किसी कारण से सबको एक मास अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, भाई किसी को काम कोई ठीक से किया ही नहीं, आइडल पड़ा रिसोर्स, तो क्या होगा, फिर पॉइंट अंदर की तरफ आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आने के लिए मतलब क्या होगा भाई कि इकोनॉमी आपका फुल कैपेसिटी में काम किया, मतलब सबको नौकरी मिला है, सब कोई काम किया है। अब नौकरी नहीं होने के कारण क्या होगा, ये पॉइंट घिसक करके अंदर में आ जाएगा, क्योंकि कोई काम करने वाला था ही नहीं, तो इसलिए उसका फुल यूटिलाइजेशन हो ही नहीं पाया, ठीक है। तो और भी बहुत सारा कारण होता है, तो आपको एक छोटा सा उदाहरण दे दिए, और अगर जैसे जो बाढ़ वाला उदाहरण दे रहे थे उसमें तो बच्चों कर्व ही नीचे उठ के आ जाएगा, अगर रिसोर्स ही घट जाएगा। देखिए ये आपका क्या, ये आपका इनकम का लिमिट है, वो बताए ना, यानी कि आपका एक प्रकार से वो रिसोर्स है, अगर यही डिस्ट्रॉय हो जाएगा बाढ़ में तो क्या होगा, सीधा उठ के ही नीचे आ जाएगा ना, खिसक जाएगा। तो ये था बच्चों, तो आई होप आपको ये क्लैरिटी के साथ समझ में आ गया। चलिए अब देखते हैं कुछ अजम्पशन ऑफ पीपीसी, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ईजी है लेकिन याद रखना जरूरी है, ठीक है। पहला क्या है, फिक्स रिसोर्सेज, भाई रिसोर्स क्या हम लोग रहेगा, फिक्स रहेगा, ठीक। टेक्नोलॉजी भी आपका फिक्स रहेगा, केवल 2 गुड्स को कंसिडर करेंगे, करने को तो ज्यादा भी कर सकते हैं लेकिन कन्वीनियंट पर्पज के लिए केवल
दो गुड्स से दिया जाएगा। इफिशियंट यूज ऑफ रिसोर्स को भाई हम लोग अच्छा से इफेक्टिव और इफिशियंट वे में यूटिलाइज करेंगे, ठीक है। और क्लोज इकोनॉमी, ये आपका हम लोग केवल क्लोज इकोनॉमी में कर सकते हैं, आपका ओपन इकोनॉमी में ये पॉसिबल नहीं है। क्लोज इकोनॉमी बोलने का मतलब किसी प्रकार का एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट नहीं होगा। ओपन इकोनॉमी में जब ओपन इकोनॉमी बोलते हैं तो वहां पर आपका एक्सपोर्ट भी और इम्पोर्ट भी अलाउ होता है, ठीक है। क्लोज इकोनॉमी में एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट अलाउ नहीं है। तो ये कुछ था पीपीसी का एजम्पशन, इसको याद रखना जरूरी है, ये काम आएगा बच्चों, ठीक है। एजम्पशन यहाँ बोलने का मतलब क्या है, पीपीसी एजम्पशन होने का मतलब क्या है, ये एजम्पशन ये रिप्रेजेंट करता है कि अगर इस एजम्पशन को आप ब्रेक कीजिएगा तो जो लॉ दिया गया है आपका पीपीसी कर्व के लिए, पीपीसी कर्व के लिए जो भी लॉ या थ्योरी है, अगर आप इस एजम्पशन को ब्रेक कर, जैसे हम लोग लिए क्या भाई फिक्स रिसोर्स है, अब आप रिसोर्स को बढ़ा दीजिएगा तो भाई फिर पीपीसी काम नहीं करेगा, क्योंकि उसको बनाया ही गया था इसी मॉडल पे कि रिसोर्स क्या होना चाहिए आपका फिक्स होना चाहिए। जनरली ये शॉर्ट टर्म के लिए लेके चलिए, ठीक है, कि कोई भी टाइम पे हो, अगर आप इसको ये चाहते हैं कि आपका पीपीसी लॉ काम करे तो आपका रिसोर्स फिक्स होना चाहिए। एक उदाहरण दे रहे केवल रिसोर्स का, अब बाकी से जो भी एजम्पशन है वो सब होना चाहिए, वरना लॉ कोई भी किसी प्रकार का थ्योरी या लॉ जो भी दिया हुआ है पीपीसी को काम नहीं करता है। क्लियर। अब आ जाइए शिफ्ट पे। पीपीसी में कर्व शिफ्ट कब करता है, शिफ्ट वर्ड याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है यहाँ पर, शिफ्ट। शिफ्ट वर्ड तब लिखते हैं जब दोनों गुड्स, बोथ गुड्स में या तो इंक्रीज हो या तो डिक्रीज हो, ठीक है, या तो राइट वर्ड या तो लेफ्ट वर्ड मूव करेगा, याद रखिएगा बोथ गुड्स में। अब क्या कैसे होगा देखिए, क्या लिखा हुआ है, पीपीसी शिफ्ट राइट वर्ड, राइट वर्ड की तरफ मतलब इधर, राइट वर्ड की तरफ वो कब खिसकेगा, राइट वर्ड की तरफ वो तब खिसकता है, और लिखने का तरीका देख लीजिए, द पीपीसी शिफ्ट राइटवर्ड फ्रॉम पीपी, यानी कि देखिए ये पीपी है, ये रहा पी और ये रहा पी, टू P1 और ये P1 यानी घिसक करके यहाँ पर आया, ठीक है। इस वर्ड को इस्तेमाल तो क्या, उस वर्ड का नाम क्या है आपका शिफ्ट, याद रखिएगा जब बोथ गुड्स पे हो तो। कब होता है वो, व्हेन द इकोनॉमी ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ, चाहे आपका रिसोर्स इंक्रीज करे चाहे आपका एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी इंक्रीज करे, समझ में आया। और वो डिक्रीज का, अच्छा इसमें एक और चीज समझ लीजिए काम का चीज, एक बात समझ लीजिए बच्चों, जो रिसोर्स है, जो रिसोर्सेस है वो लॉन्ग टर्म में कभी इंक्रीज नहीं करता है, ठीक है। आप बुक में पढ़े हो किसी किसी बुक में कि भाई किसी किसी गल्फ कंट्री में ऑयल का कुछ कुछ फील्ड मिला है तो वहां पर रिसोर्स बढ़ा है, देखिए वो आपका टेम्पररी पीरियड के लिए सही है, रिसोर्स कभी भी बढ़ ही नहीं सकता किसी भी कंट्री का। अगर आप रिसोर्स बढ़ा दिए ना, इट मीन्स आप समझिए रिसोर्स बढ़ने का समझते हैं, ये पूरा इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स चाहे माइक्रो हो चाहे मैक्रो, जितना भी माथा मारी हम लोग करते हैं ना, इसका फंडामेंटल पिलर ही खड़ा है इस आधार पे कि भाई रिसोर्स हम लोग का स्कार्सिटी है, यानी कि लिमिटेड रिसोर्स है, लिमिटेड रिसोर्स है तभी तो इतना माथा मारी हम लोग कर रहे हैं। पैसा कम है या रिसोर्स, अरे रिसोर्स में कुछ भी आ सकता है, पैसा जमीन चाहे आपका आपका एयर वाटर, ये सब क्या लिमिटेड ही है। अगर वो आपका अनलिमिटेड अमाउंट होता या वो किसी कारण से इंक्रीज कर रहा होता तो फिर ये पूरा पढ़ने का जरूरत ही नहीं, तो नौटंकी ड्रामा बंद करो भाई। इतना मेहनत केवल इसी आधार पे हो रहा है कि आपका रिसोर्स आपका लिमिटेड है, ठीक है, ये आपको अच्छे से पता होगा, रिसोर्स आपका लिमिटेड है, बचपन से पढ़े होंगे ज्योग्राफी से लेकर के आज तक कि रिसोर्स आपका लिमिटेड ही है, तो वो बढ़ नहीं सकता। और जो बुक में लिखा हुआ है ना वो शॉर्ट पीरियड के लिखा हुआ है, वो ज्यादातर 5 साल 10 साल चल जाएगा। देखिए आप ना 100 साल में मर जाएगा, 100 साल में बहुत बोल दिए, 80 साल में निपट जाइएगा, लेकिन कंट्री, ये कंट्री तो जो हम लोग का देश है वो सदा से था है और रहेगा, ठीक है। तो ऐसे वर्क करता है, ठीक है। तो रिसोर्स कभी भी आपका इंक्रीज नहीं करता है, बुक में जो दिया हुआ वो ऐसे बस दिया हुआ। अब यहाँ पर क्या लिखना होता है ना, तो लिख दिया गया खाली, ठीक है, कि इंक्रीज इन रिसोर्सेज और टेक्निकल एडवांसमेंट, एक चीज आपको समझने यहाँ पर जरूरत था। नेक्स्ट, ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट कब करेगा, जब आपका रिसोर्स आपका डिक्रीज करे चाहे आपका टेक्नोलॉजी डिक्रीज, मत बोल दीजिएगा, बहुत बार बच्चा लोग क्या होता है ना कि टेक्नोलॉजी डिक्रीज कर देते हैं, टेक्नोलॉजी डिक्रीज वर्ड इस्तेमाल नहीं करते हैं। बहुत बार आपका जब रिसोर्स डिक्रीज करे, इकोनॉमिक प्रोडक्शन कैपेसिटी डिक्रीज ड्यू टू आउटडेटेड टेक्नोलॉजी और डिक्रीज इन रिसोर्सेज ड्यू टू नेचुरल डिजास्टर लाइक अर्थक्वेक और सुनामी, तो वर्ड इस्तेमाल कीजिएगा भाई आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, ठीक है। डिक्रीज इन टेक्नोलॉजी नहीं बोल सकते। अरे बच्चों आप सोच के देखिए, 3310 नोकिया बहुत फेमस मोबाइल अपने समय का, इसको बनाने का जो टेक्नोलॉजी था क्या वो गायब हो गया है या डिक्रीज कर गया? नहीं, ये आज भी है और हमेशा रहेगा। एक बार ये टेक्नोलॉजी जो बन गया वो गायब थोड़ी होता है, बस वो हम लोग उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर आउटडेटेड टेक्नोलॉजी बोलने का मतलब है, देखिए किसी भी प्रोडक्शन करने के लिए अलग अलग तरह का मशीन चलते रहता है, होता है ना, अलग अलग मशीन आते रहता है। अब
मशीन अगर आपका पुराना हो, मतलब समझिए ओल्ड है और आपका शर्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, मशीन पुराना हो तो क्या होगा भाई, आप वेस्टेज ज्यादा कीजिएगा, वेस्टेज ज्यादा कीजिएगा, कॉस्ट फालतू का आपका बढ़ेगा, खर्चा ज्यादा उसमें मशीन में आएगा। पुराना मशीन है, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे थे, आप नया टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, नया टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कीजिएगा तो क्या होगा, एकदम कॉस्ट कटिंग हो जाएगा, कॉस्ट बचेगा, टाइम बचेगा। सबसे अच्छा उदाहरण देखिए आप एआई का, आप इंसान से करवा रहे हैं, इंसान से करवाइएगा तो भाई वही ट्रेडिशनल तरीका रहेगा, तो उसमें कॉस्ट ज्यादा, टाइम ज्यादा, सब कुछ है कि नहीं। तो देखिए, आप ये डिबेट मत छेड़िएगा कि सर एआई बहुत सारा जॉब खा गया, वो बात का चीज है, वो साइड पे रखिए। हम बस बता रहे हैं आपको न्यू टेक्नोलॉजी और ओल्ड टेक्नोलॉजी का डिफरेंस। तो जो ये जो एआई है वो 2 मिनट में कर देगा वो काम, एकदम आराम से कर देगा। तो क्या ये न्यू टेक्नोलॉजी है, तो ये आपको हम मेनली बताना चाह रहे थे। ठीक है, तो भाई ये शिफ्ट इधर कब करेगा, जब आपका टेक्नोलॉजी डिक्रीज करे, या मतलब टेक्नोलॉजी आउटडेटेड टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कीजिएगा तब, कि आपका रिसोर्स डिक्रीज करे। रिसोर्स डिक्रीज हो सकता है, ठीक है, आपका फ्लड आ गया, सुनामी आ गया, नेचुरल डिजास्टर आ गया, तो क्या होगा, ये इधर आपका इधर आ जाएगा लेफ्ट वर्ड। ठीक है, अब एक वर्ड है क्या, रोटेशन। रोटेशन बोलिए, चाहे इसको बहुत बार हम लोग पीवर्ड भी बोलते हैं। ठीक है, पीवर्ड। अब ये कब होगा, जब केवल जब बात एक गुड्स पे आए, जब केवल एक गुड्स पे इंक्रीज हो, एक गुड्स से आपको चाहे इंक्रीज करे चाहे एक गुड्स आपको डिक्रीज करे, तब फिर यहाँ पर ये आता है। अब देखिए यहाँ पर गौर से देखिए, यहाँ पर क्या, ये हम लोग का है एक्स एक्सिस, तो यानी कि गुड एक्स आपका या तो इंक्रीज करेगा या तो गुड एक्स आपका डिक्रीज करेगा। इंक्रीज करेगा तो इसको क्या बोलेंगे, राइट रोटेट राइट फ्रॉम ए बी टू ए सी। देखिए पहले मान लीजिए ये ब्लू वाला लाइन आपका नॉर्मल था, ये ब्लू लाइन आपका नॉर्मल था। ठीक है, ये पहले से था ए और बी। अब भाई रिसोर्स एक्स का इंक्रीज किया, एक्स का जो रिसोर्स है वो क्या हुआ, इंक्रीज किया, तो यहां से उठ करके ये इधर की तरफ आ जाएगा। ठीक है, तो जो पहले जो ए बी था, तो ए बी से कहाँ चला गया वो, देखिए ए बी से, ये पहले ए बी था, अब वो यहाँ से जब बढ़ा तो क्या हो गया आपका ए सी हो गया। सर मैं इसका उल्टा भी होगा, पहले ए बी था, पहले ए बी था मान लीजिए, और आपका रिसोर्स एक्स का डिक्रीज कर गया, तो इधर इधर लेफ्ट आउट होगा वो, तो क्या होगा, जो पहले ए बी था अब वो क्या होगा आपका ए और डी हो गया, तो क्या होगा ए और डी। तो लिखने का तरीका यही बच्चों, इफ देयर इज एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी और इंक्रीज इन रिसोर्सेज ऑफ कमोडिटी ऑफ गुड एक्स ओनली, केवल एक्स, पीपीसी क्या होगा, रोटेट, याद रखिएगा रोटेट वर्ड इस्तेमाल करेंगे, रोटेट, चाहे कौन सा वर्ड इस्तेमाल करेंगे, पीवर्ड। गलती से भी शिफ्ट में कीजिएगा, शिफ्ट वर्ड इस्तेमाल होता है जब दोनों गुड्स में हो, जब जब दोनों गुड्स होता है, रोटेट या पीवर्ड इस्तेमाल होता है जब केवल एक गुड्स में होता है। ठीक है, तो लिखने का तरीका यह, पीपी रोटेट फ्रॉम राइट, ये इंक्रीज करने पर राइट की तरफ गया, जो पहले ए बी था वो आपका ए सी हो गया। तो ये लिखने का स्टाइल है बच्चों। ठीक है, सेम आपका ये बता भी दिए। अब ये क्या, देखिए इधर आपका ये गुड वाई एक्सिस है, तो वाई वाई या तो इंक्रीज किया होगा गुड वाई, या तो वो डिक्रीज किया होगा। इंक्रीज करेगा तो अपवर्ड की तरफ जाएगा, डिक्रीज करेगा तो वो डाउनवर्ड की तरफ आएगा। लिखने का स्टाइल सेम। इसका ये वाला देख लीजिए, इफ देयर इज यूज ऑफ आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, पुरानी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल किया गया या रिसोर्स डिक्रीज किया गया, तो क्या होगा, वाई आपका ऑब्वियसली डिक्रीज करेगा। तो रोटेट टू डाउनवर्ड, पीपीसी रोटेट और पिवट डाउनवर्ड, यानी कि देखिए पहले ये इस तरह से था, यानी कि पहले क्या था, ए बी था, पहले ए बी था, ये रहा बी और ये रहा, तो क्या पहले ए बी था, अब वो डाउनवर्ड हुआ तो क्या होगा, इधर डी आ गया और इधर बी है, यानी क्या हो जाएगा आपका ए बी टू आपका डी और बी हो गया। तो ये लिखेंगे, ये देखें डी और बी, समझ में। तो ये इस तरह से वो काम करता है। ठीक, तो वो हो गया डायग्राम वाला पार्ट। अब कुछ फीचर्स है जरूरी है, वो देख लेते हैं। सबसे पहले क्या लिखा हुआ बच्चों, सबसे पहले लिखा हुआ क्या आपका, एक फीचर से डाउनवर्ड स्लोपिंग। डाउनवर्ड स्लोपिंग वर्ड लिखा रहा है बच्चों, चाहे आपका लिखा रहा है क्या, नेगेटिव स्लोपिंग। ठीक है, या इसको समझ लीजिए इनवर्स रिलेशन। डाउनवर्ड स्लोपिंग वर्ड लिखा रहेगा या तो फिर नेगेटिव रिलेशन लिखा रहेगा। जब ऐसे लिखा रहा है ना, तो उसका सिंपल सा मतलब है, अब जो दो गुड लिए हैं ना, एक गुड लिए हैं गुड वाई, एक गुड लिए हैं हम लोग गुड एक्स। नेगेटिव स्लोपिंग, डाउनवर्ड स्लोपिंग या नेगेटिव स्लोपिंग बोलने का मतलब है कि अगर गुड वाई इंक्रीज करेगा तो गुड एक्स क्या डिक्रीज करेगा। इसका उल्टा भी हो सकता है, अगर किसी कारण से गुड वाई अगर डिक्रीज कर गया तो गुड एक्स क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। डाउनवर्ड स्लोपिंग और नेगेटिव स्लोपिंग बोलने का यही मतलब होता है, यानी कि हमेशा वो इनवर्स रिलेशनशिप में रहेगा, हमेशा इनवर्स, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, या अगर एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा, हमेशा ऐसे वो होगा, उल्टा होगा, हमेशा इनवर्स। ठीक है, तो डाउनवर्ड स्लोपिंग बोलने का यही मतलब होता है। अब उसको पढ़ के देखिए, देखिए यही लिखा रहेगा, घुमा फिरा करके बस वो यही लिखा रहेगा, द पीपीसी स्लोप्स डाउनवर्ड बिकॉज प्रोडक्शन प्रोड्यूसिंग मोर ऑफ वन गुड्स रिक्वायर सेक्रीफाइसिंग सम ऑफ द अदर गुड्स, ये लिखा हुआ है। और अगर आप गुड वाई का प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं तो गुड एक्स को घटाइएगा, तभी ना वो पॉसिबल है। बोलेगा सर दोनों क्यों नहीं बढ़ा सकते, अरे क्योंकि आपका जो रिसोर्स है 2000 रुपए का मान लीजिए जो, वो तो लिमिटेड है ना बच्चों,
वो तो आपका लिमिटेड ही है, ठीक है। तो आप तो इस 2000 में लिमिटेड ही शर्ट पैंट खरीद सकते हैं ना। अब केवल हम एक का कई बात है, मान लीजिए इसमें इस 2000 में जो टोटल बढ़ा करके हम 5000 कर देते हैं, इस 5000 में मान लीजिए 4 शर्ट और पैंट दोनों मिला के आ सकता है। तो अगर आप पैंट बढ़ाइएगा तो शर्ट को घटाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस टाइप से वो काम करता है। क्लियर। अब देखिए यहां पर देखिए चीज और, ये क्या है, पीपीसी का शेप हमेशा कनकेव होता है। इन रियलिटी में, रियल वर्ल्ड में पीपीसी का जो शेप है वो हमेशा कनकेव रहेगा, ऐसे, ठीक है। ये रहा आपको गुड वाई और ये रहा हम लोग का गुड एक्स, ठीक है। तो ये हमेशा कनकेव रहता है। कनकेव क्यों रहता है, एमसीएम पूछ सकता है आपसे। कनकेव इसलिए रहता है क्योंकि भाई वो इंक्रीजिंग एमआरटी, ठीक है। अब बोलिएगा सर ये एमआरटी क्या चीज होता है। एमआरटी आपका मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन का फुल फॉर्म है, या इसी को आप दूसरा नाम से पुकार सकते हैं, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो याद रखिए बच्चों, आपका लेवल के लिए ना, क्लास 12 के लिए एमआरटी और एमओसी दोनों सेम मतलब होता है, ठीक है। दोनों का मतलब आपका लेवल में क्लास 12 में समझ लीजिए एमआरटी यानी कि मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन और मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दोनों का मतलब सेम है। तो ये इंक्रीज कर रहा है, ये इंक्रीज कर रहा है ना, इंक्रीज कर रहा है, इसलिए आपका ये कनकेव शेप है, ठीक है। कनकेव शेप है, इंक्रीज कर रहा है इसलिए। जैसे यहां पर देखिए, अब देखिए ये हम लोग रिसोर्स लिमिटेड था, ये रहा गुड एक्स और ये रहा गुड वाई। अब देखिए ये क्या आपका धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है, गुड एक्स इंक्रीज कर रहा है, तो भाई गुड वाई को आप डिक्रीज कीजिएगा तभी तो उसको डिक्रीज कीजिएगा तभी तो उसको आप बढ़ा पाइएगा। देखिए ये आपका इधर इंक्रीज कर रहा है, 1 2 3 4 5, इधर क्या ये धीरे धीरे 15 से 14 12 9 5 डिक्रीज कर रहा है। तो भाई एक को बढ़ा रहा है दूसरा घट रहा है, इसका उल्टा भी हो सकता था। तो यहाँ पर क्या है भाई, एमओसी निकालने के लिए मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में क्या हुआ कि भाई निकाले तो आपका ये निकल के आएगा। देखिए कि क्या हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, 1 2 3, ये धीरे धीरे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपका क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। एमआरटी बोलिए चाहे आपको, आप इसको आप चाहिएगा उसको आप बगल में एमआरटी भी लिख सकते हैं। तो क्या देखिए धीरे धीरे ये बढ़ रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक समझा दे रहे हैं, बाकी आप उससे कोरिलेट कर लीजिएगा। जैसे देखिए पहले 15 हम लोग को मिलता था गुड वाई, ठीक है। अब एक सेकेंड ना, पहले 15 मिलता था, अब उसको आप घटा के 14 कर दिए। अगर और क्या हुआ, आप एक्स एक को बढ़ाएं तो यहाँ पर 15 से आप 14 में गए तभी ना बढ़ा वो। तो देखिए 15 पहले था और बाद में आप 14 कर रहे हैं, तो मतलब एक घटा, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितना है, देखिए एक आया। यानी कि बोलना ये चाह रहा है वो, अगर एक्स को एक बढ़ाने के लिए आपको वाई भी एक सेक्रीफाइस हो रहा है, ठीक है। यानी कि ध्यान देखिए एक वाई बढ़ रहा है तो यहाँ पर, सॉरी एक एक्स बढ़ रहा है तो यहाँ पर एक वाई जा भी रहा है, तो जो जा रहा है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यानी कि मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, या फिर बोलिए मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। देखिए अगर आप 2 कर रहे हैं, अगर 2 एक्स को बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको 2 वाई को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, ठीक है। 2 वाई को सेक्रीफाइस कीजिएगा, और जो सेक्रीफाइस किए उसको क्या बोलते हैं, उसको एमआरटी या फिर बोलिए एमओसी, समझ में आया। तो ये यही रिप्रेजेंट करते रहता है। अब इंटरेस्टिंग चीज आपसे हम पूछते हैं, हालांकि सिंपल सा बात है, यहाँ पर आंसर लिखा हुआ है कि इंक्रीज कर रहा है। इंक्रीज क्यों कर रहा है, देखिए इंक्रीज करने का मेन कारण क्या है भाई, कि रिसोर्स आपका लिमिटेड है, ठीक है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में रिसोर्स आपका लिमिटेड है। देखिए आपका किताब में एक उदाहरण दिया जाता है इसको लेकर के, अगर देखे होंगे भाई 2 वर्कर है, ठीक है। एक आपका गन फैक्ट्री में काम करता है मान लीजिए, और एक आपका ब्रेड फैक्ट्री में काम करता है। अगर रिसोर्स को हम लोग इधर और इधर स्विच करते हैं, उस लेबर को, यानी कि गन वाले लेबर को इधर भेज दिए, ठीक है, ये पर्सन इधर आ गया और ये पर्सन इधर चला गया, तो ये जो पर्सन इधर आया ब्रेड फैक्ट्री में, ठीक है, अब अगर ये जो पहले गन बनाता उसको ब्रेड बनाने बोलेगा, क्या होगा, वो भयंकर आप अमाउंट में क्या करेगा, आपका वेस्टेज करेगा कि नहीं करेगा। तो भाई जितना आप उसको रिसोर्स, आप जितना उसको काम कराइएगा, ज्यादा रिसोर्स देकर के, वो उतना ज्यादा आपका रिसोर्स का वेस्टेज करेगा कि नहीं, वो ज्यादा से ज्यादा आपका वेस्टेज करेगा आपका रिसोर्स का। अब यहाँ पर एक बार मेरे दिमाग में ये आ गया था, आई होप आपका दिमाग में भी आ जाए अगर आप थोड़ा सोचिएगा तो, कि ये क्यों वेस्टेज करेगा। अगर ये सालों से काम करते रहे, ठीक है, जो आप हम लोग क्लास 2 में बेस्ट्री में पढ़े रहते हैं ना बच्चों, क्या पढ़ रहे थे, स्पेशलाइजेशन, जिसमें फ्यूल का प्रिंसिपल है ना, डिवीजन ऑफ वर्क। काम को अगर छोटा कर दे तो एक ही काम को करते रहिएगा, तो क्या उस काम में आप स्पेशलिस्ट बन जाइएगा। आपका ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर भी उसी के आधार पे है कि भाई एक ही काम को करते रहेंगे तो भाई उस काम में एक्सपर्ट बन जाएंगे। तो ये आदमी क्यों नहीं बन जाएगा, तो फिर ये वेस्टेज आपका बढ़े क्यों जा रहा है, यानी कि ये जो एमओसी है, एमओसी ये इंक्रीज क्यों नहीं हो रहा। चलिए समझ में आया, एक समय पर वो इंक्रीज करता, फिर बाद में उसको डिक्रीज करना चाहिए था। देखा जाए तो जैसे जैसे जब तक वो सीख रहा था तब तक वो इंक्रीज करता, मतलब वेस्टेज ज्यादा वेस्टेज करता, लेकिन जब वो एक्सपर्ट बन जाएगा तो फिर भाई एमओसी डिक्रीज करना चाहिए ना, तो एक्सपर्ट बन गया भाई तो वेस्टेज कम होगा।
यहीं पर आपका आता है क्या, आपका एजम्पशन। और एजम्पशन में क्या लिखा हुआ था, यहाँ पर हम आपको 5 एजम्पशन लिख के दिए हैं बच्चों। यहाँ पर जो 5 एजम्पशन लिख के दिए हैं ना, उसमें एक एजम्पशन ये भी है कि यहाँ पर किसी भी प्रकार का ये जो टेक्नोलॉजी वर्ड है ना, टेक्नोलॉजी के साथ साथ आपको वहाँ पर एक और वर्ड है कि भाई इफिशियंसी भी इंक्रीज नहीं करना चाहिए, तभी वो लोग काम करेगा। समझ में आया इसका इंपॉर्टेंस अब आपको। तो ये लॉजिक फिर वहां पर अप्लाई नहीं होता है। समझ में आया, कहाँ गया वो, ये कि भाई वो आपका वो इंक्रीज मतलब इफिशियंसी, यानी कि वो लर्न नहीं करेगा कुछ। ये जो लेबर है यहाँ पर जाने के बाद भी वो कुछ नया नहीं सीखेगा। ठीक है, ये हम लोग मान के चलते कि कुछ नया नहीं सीखेगा, इसलिए वो हमेशा इंक्रीज करते रहेगा। तो ये मेन कारण होता है आपका कनकेव शेप होने का। तो याद रखिएगा, एमसीक्यू में इस तरह से घुमा घुमा के वो क्वेश्चन को पूछ सकता है कि भाई पीपीसी का शेप क्या है, तो पीपीसी का शेप कनकेव है। कनकेव क्यों होता है, तो भाई इंक्रीजिंग एमआरटी या फिर बोलिए इंक्रीजिंग एमओसी, दोनों का मतलब सेम है अभी क्लास 12 के लिए। ठीक है, यहाँ पर भी जो क्वेश्चन है बच्चों, ये भी आपका सब तरह से वो पूछ सकता है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है वो सब दो तरीका से घुमा, दो तरीका से वो पूछ सकता है। दो तरीके से कैसे, देखिए क्वेश्चन या तो सीधा बोल देगा भाई कि अगर रिसोर्स इंक्रीज करे, अगर मान लीजिए रिसोर्स इंक्रीज करेगा तो पीपीसी क्या करेगा, तो रिसोर्स अगर इंक्रीज करेगा तो पीपीसी क्या होगा, आपका राइटवर्ड शिफ्ट करेगा, है कि नहीं। मान लीजिए इसी में पूछ दे, अगर इसी का जस्ट उल्टा भी कर दे, वो इसी क्वेश्चन का जस्ट उल्टा कर दे, वहां पर आपसे पहले क्या पूछा था भाई रिसोर्स इंक्रीज क्या, अब बताओ पीपीसी क्या करेगा, तब आप बताएगा भाई पीपीसी जो है आपका राइट की तरफ शिफ्ट करेगा, ऐसे लिखे। और इसका उल्टा भी हो सकता है कि वो अब आपको क्वेश्चन में पूछा भाई पीपीसी जो है आपका लेफ्ट की तरफ शिफ्ट किया, लेफ्ट की तरफ शिफ्ट किया तो बताओ इकोनॉमी में क्या इंपैक्ट है, लेफ्ट की तरफ शिफ्ट किया इसका मतलब क्या, आपका रिसोर्स डिक्रीज हुआ है और या तो फिर आप आउटडेटेड टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन वो किसी तरह से भी पूछ सकता है, तो थोड़ा सा अलर्ट रह करके, ठीक है, थोड़ा अलर्ट माइंड में क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, ये आपको देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये सिंपली क्या है ना, ये जो डिफरेंस बिटवीन जो हम लिखे थे, ये सोचे लिख के देते हैं, इसका सिंपल बस मतलब थोड़ा सा बस समझ लीजिए, एमआरटी आपका समझ लीजिए सिंपली दो रेशियो को बताने का काम करता है कि भाई कितना देंगे कितना जाएगा, तो था ना। यहाँ पर देखिए कहाँ गया वो जो टेबल था, वो जो टेबल था वो एमआरटी को रिप्रेजेंट करता है, सिंपल सिंपल। कहाँ गया वो टेबल, खैर वो टेबल मिल नहीं रहा। ठीक है, वो टेबल था ना जहाँ पर थोड़ी देर पहले दिखाए थे आपको, ये रहा ये रहा, ये सिंपली दिखा रहा है भाई, ये सिंपली आपका रेशियो को रिप्रेजेंट करता है कि भाई हम कि अगर एक सेक्रीफाइस किए तो एक गेन कर रहे हैं, तो इक्विवेलेंस क्या दिखा रहा है भाई, 1:1 का रेशियो है। क्या है, 1:1 का रेशियो, मतलब एक पाने के लिए एक खो रहे हैं, तो ये एमआरटी यही रिप्रेजेंट करता है। कहाँ गया वो, ये एमआरटी यही रिप्रेजेंट करता है कि कितना दे रहे हो कितना पा रहे हैं। 1:1 बोलने का मतलब भाई कि एक गेन किए तो 2 सेक्रीफाइस किए। अगर यहाँ पर लिखा है 1:3 यानी कि एक पाने के लिए 3 सेक्रीफाइस किए, और ये हमेशा इंक्रीज करता है। ठीक है, ये जो वर्ड है एमओसी जो उसका बराबर ही होता है, ये थोड़ा अलग हो जाता है। ये क्या होता है ना, ये आपको थोड़ा वाइडर टर्म में इस्तेमाल होता है, मतलब इसका और बहुत सारा डिटेल में इसका मतलब आ जाएगा। ठीक है, तो उतना हम लोग नहीं जानेंगे क्योंकि उसका रिक्वायरमेंट पड़ता नहीं है, ये तो बस हम पता नहीं क्यों बस मन क्या लिख दिए। ठीक है, अब देखिए एक और चीज, कैन पीपीसी में स्ट्रेट लाइन, ठीक है, रियलिटी में पीपीसी कभी स्ट्रेट लाइन हो ही नहीं सकता, क्यों, क्योंकि भाई एमआरटी जो है हमेशा हम लोग का इंक्रीज करते रहता है। अब अगर आप चाहते हैं कि अगर पीपीसी स्ट्रेट लाइन में आए, ऐसे कनकेव शेप ना हो, तो फिर उसके लिए क्या हो चाहिए, आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यानी कि एमआरटी चाहे बोलिए एमओसी क्या होना चाहिए, आपको कांस्टेंट हो चाहिए, यानी कि भाई एक पाए और एक सेक्रीफाइस किए, मतलब वो हमेशा इक्वल हो, यानी कि वो कांस्टेंट जा रहा है। ठीक है, वो पॉसिबल नहीं है, जैसा आपको बताएं कि पॉसिबल वो हो नहीं सकता रियल लाइफ में। ठीक है, सेम लॉजिक आपका यहाँ पर पीपीसी क्या कन्वेक्स शेप में हो सकता है, यानी कि इस तरह शेप में हो सकता है, तो हाँ हो सकता है, बट उसके लिए फिर वो डिक्रीजिंग एमओसी होना चाहिए, जो पॉसिबल रियल लाइफ में है नहीं। ठीक, तो ये बच्चों डिटेल में था। किसी प्रकार का अगर आपको और डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछिएगा। आई होप आप कुछ सीखे होंगे, इसमें इतना ही। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो टॉपिक है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये बच्चों बहुत ही रिलेवेंट टॉपिक है। ठीक है, ये अगर आप आज समझ लेते हैं, इसको अगर आप आज समझ लीजिएगा ना, तो ये फ्यूचर में आपको हमेशा काम आएगा, हमेशा आपका फ्यूचर में काम आएगा, क्योंकि ये केवल इकोनॉमिक्स में नहीं, ये पूरा कॉमर्स में है। आगे फ्यूचर में जब आप ग्रेजुएशन कीजिए, चाहे मास्टर कीजिए, चाहे सीए कुछ भी कीजिए, ये वर्ड हमेशा आपका हेल्प करेगा। अगर आप आज समझते हैं तो फ्यूचर में आपको हमेशा बेनिफिट होगा, तो इसको जरा थोड़ा ध्यान से सुनिए। ठीक है, कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले समझते हैं भाई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते किसको है। ठीक है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव
दैट इज फॉरगोन, यानी कि जो नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है, जो नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन है, जब उसको हम लोग सेक्रीफाइस करते हैं ना, जब उसको हम लोग सेक्रीफाइस करते हैं, उसको बोला जाता है क्या, हम लोग का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, चलिए जब तो पहले एग्जांपल देखिए, थोड़ा समझते ताकि अच्छा समझ में आए, उसके बाद फिर ये हम लोग बाद में थोड़ा सा देख लेंगे। ठीक है, तो हम क्या बोले, हम बोले भाई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हम उसको बोलते हैं जहां पर हम लोग नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव, जो नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव है, जब उसको हम लोग सेक्रीफाइस करते हैं, फॉरगोन करते हैं, उसको बोला था क्या, हम लोग का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एग्जाम्पल चलिए थोड़ा देखते हैं, ये सिंपल एग्जाम्पल जो आपको हर बुक में मिलेगा, जो आपको इजीली समझ में आ जाएगा, पर जो आप समझते नहीं वो क्या हम बताते हैं। देखिए जैसे क्या है, ए लिमिटेड मान लीजिए आपको 50,000 रुपये का सैलरी ऑफर कर रहा है, और बी लिमिटेड आपको 40,000 रुपये सैलरी का ऑफर कर रहा है। कोई भी एक रैशनल पर्सन, कोई भी एक समझदार पर्सन ऑब्वियसली ऑप्शन ए को चूज करेगा, जो आपको 50,000 का सैलरी दे रहा है। इसमें अगर आपसे पूछे कि बताइए बच्चों कि इसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, तो आप बोलेगा सर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यहाँ पर 40,000 रुपये, आप तुरंत बता दीजिएगा, कोई इसमें शक का बात नहीं है। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज जो आप समझते नहीं है ना, यहाँ पर 40,000 रुपया जो है, वो जो मनी के टर्म में जो आया है, सही मायने में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वहां पर आपका मनी नहीं था। ठीक है, ये चीज आप समझते नहीं है, वहां पर सही मायने में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपका टाइम था। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सही मायने में वहां पर आपका टाइम था। अगर आपसे हम पूछें कि आप दोनों जॉब क्यों नहीं करते, ए को भी और बी को क्यों नहीं करते, तो भाई बोलिएगा ना कि सर उतना टाइम कहाँ है कि दोनों जॉब को कर सकते हैं, 8 घंटा काम करना है तो भाई या तो ए में करेंगे या तो बी में करेंगे। ठीक है, तो सही मायने में यहाँ पर आपका जो 40,000 रुपया का फॉर्मेट पे है, वो आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं है। आपका सही मायने में आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सही मायने में टाइम है। तो भाई टाइम को अब होता क्या है ना, अब टाइम को हम लोग सिंपली रिप्रेजेंट नहीं कर सकते ना, तो टाइम को रिप्रेजेंट करने के सही वर्ड क्या है भाई, टाइम को हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं किसमें, मनी के टर्म में। टाइम को वहां पर हम लोग मनी के टर्म में रिप्रेजेंट बोलते हैं ना, टाइम इज मनी, टाइम इज मनी जो डायलॉग मारते हैं, इसी का देन है वो। तो यहाँ पर जो टाइम है, आप जो टाइम दे रहे हैं उसको, ठीक है, यानी कि जॉब ए को जो टाइम दे रहे हैं, जॉब बी को जो नहीं दे पा रहे हैं, जॉब बी को भी अगर दे पाते तो आपको 40,000 रुपये वहां पर और मिलता। ठीक है, तो ये जो 40,000 रुपये है ना, ये 40,000 रुपये रिप्रेजेंट करता है भाई जो टाइम उसको आप दिए 8 घंटा। ठीक है, यानी कि ये 40,000 रुपये आपको टाइम को कन्वर्ट करके दिखाया गया है। ये आप जो समझते नहीं हो सो चीज है बच्चों। ठीक है, तो कॉस्ट इज मेजर्ड बाय द वैल्यू। ठीक है, जो कॉस्ट हम लोग निकाल रहे हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, तो इसको वैल्यू में निकालेंगे ना, इसलिए इसको हम लोग मेनली टाइम को, ठीक है, टाइम को हम लोग कन्वर्ट कर दिया किसमें, वैल्यू में, और वो वैल्यू कितना था, वैल्यू था हम लोग का 40,000 रुपया। तो इसलिए यहाँ पर हम लोग बोलते हैं क्या कि भाई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यहाँ पर 40,000। ये आप नहीं समझते थे। ठीक है, और अगर समझते हो तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते चलिए, एक और एग्जाम्पल देते हैं और क्लैरिटी समझ में आए। नेक्स्ट एग्जाम्पल ये मान लीजिए आपके पास 3 बिजनेस था, 3 बिजनेस का आपका ऑप्शन है, पैसा आपको 3 बिजनेस में इन्वेस्ट करने का मौका मिला। एक में आप एक में समझ लीजिए आपको ए में आपको 40,000 का प्रॉफिट होता है, बी में 60,000 का, और सी में 55,000 का। ऑब्वियस सी बात है, कोई भी पर्सन 20,000 रुपये जहाँ पर प्रॉफिट होगा उसको चूज करेगा। तो आप 20 को जब चूज कीजिएगा तो आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितना होगा, आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट केवल 55,000 होगा, यानी कि केवल 55,000 ही होगा। क्या आप इस 55 और इस 40 दोनों को जोड़ कर नहीं बता सकते, 55 यहाँ पर किए 55,000 और 40,000 दोनों को जोड़ करके हम लोग 95,000 अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्यों नहीं बोलते, इसलिए नहीं बोलते हैं क्योंकि आप इन दोनों को डेफिनेशन को भी देखिएगा अगर सही मायने में, तो क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव, केवल नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव देखा जाता है। आपके पास अगर 1000 ऑप्शन होगा तो सबको जोड़ दीजिएगा क्या, यहाँ पर केवल 3 उदाहरण दिया गया ना, केवल ए बी और सी, केवल 3 उदाहरण दिया गया, चलो 3 को बता रहे हैं, अगर हम 10 को ऑप्शन कर देते सबको जोड़ देते, सबको नहीं जोड़ सकते। तो यहाँ पर क्या है, डेफिनेशन में साफ लिखा हुआ है क्या कि भाई नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव, यानी कि जो नेक्स्ट बेस्ट है, तो भाई बेस्ट कौन है, तो बेस्ट तो 60 है, तो नेक्स्ट इसके बाद कौन सा था, तो नेक्स्ट इसके बाद आपका 55,000, इसलिए यहाँ पर क्या आपका आंसर में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 55,000 दिया हुआ है, ये 55,000 समझ में आया। तो ये होता है। और एक चीज जो आपको समझने की जरूरत है, सुन लीजिए, देखिए ऐसा नहीं है कि हम लोग 10 ऑप्शन को ऐड नहीं कर सकते, पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में जो सोचिए आपको थोड़ा सा एडवांस हो जा रहा है, थोड़ा सा सुन लीजिए खाली। अब हम लोगों को थोड़ा रैशनल होना पड़ता है, ठीक है, थोड़ा सा रैशनल होकर चलना पड़ता है बच्चों। उसको हम लोग बोलते हैं मिले क्या, प्रिंसिपल ऑफ एक्सक्लूसिविटी। अब ये जो प्रिंसिपल है एक्सक्लूसिव वाला, अब इसमें क्या थोड़ा आपको रैशनल होना पड़ता है। देखिए आप तीनों बिजनेस नहीं खोल सकते, रियल लाइफ में देखा जाए, रियल लाइफ में आपके पास जो कैपिटल होगा बिजनेस में लगाने के लिए वो तो लिमिटेड ही होगा ना, वो तो आपके पास लिमिटेड ही होगा। ऐसा नहीं अनाप शनाप पैसा है, आपके पास एक लिमिटेड ही पैसा होगा,
उस बिजनेस में तो दो ही बिजनेस करने का आपके पास ऑप्शन होता है, आप दो ही को चूज कर पाते हैं ना उसमें से, या तो भाई ए को करेंगे, या तो ए को करते या तो फिर बी को करते या सी को करते, मतलब केवल दो भाई चुनाव कर पाते हैं, क्योंकि भाई आपके पास कैपिटल लिमिटेड है। ऐसा नहीं कि आप सबको कर पाते ए बी सी, इस तरह भी बोलिएगा भाई कि आप मुकेश अंबानी को टक्कर देने लगेगा तो आपको बिलियन और डॉलर का भाई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ रहा है, ये तो फिर मूर्खता हो जाएगा ना, कोई लॉजिक ही नहीं है, तो इसका कोई तर्क ही नहीं बैठता है, तो इलॉजिकल हो जाएगा ना। अब यहाँ पर जैसे टाइम का उदाहरण दिए थे थोड़ी देर पहले, ए जॉब और बी जॉब, इससे तो बोलेगा सर 1000 को जॉब का अगर ऑफर आ जाए तो क्या सबको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लेके चलिएगा? नहीं। अरे भाई इंसानी शरीर का भी एक लिमिट है, अब कर पाते तो मैक्सिमम आपको दो नौकरी करने का परमिशन मिलता, 8 घंटा, 8 8 16 घंटा कर पाते, इससे ज्यादा आपका बॉडी क्षमता ही नहीं है, वो काम ही नहीं करेगा। जबरदस्ती काम कराने की कोशिश कीजिएगा, पड़े रहिएगा कहीं सड़क फेंका रहिएगा। कारोसुकी एक वर्ड है जापान में, ठीक है, कारोसुकी ही शायद वर्ड है जिसका मतलब होता है ओवर, वो लोग वर्कहोलिक है, मतलब कुछ जो ज्यादा काम करता है, तो लोग देखिएगा ट्रेन में पड़ा हुआ है, कहीं रोड में पड़ा हुआ है, बहुत बार मौत भी हुआ है, इसलिए वहां से ड्राइव हुआ है वो कारोसुकी। जापान का कल्चर में वो एक बहुत खराब चीज है, जिसको यहाँ पर जबरदस्ती कुछ लोग, हम लोग आईटी कंपनी से कुछ समय पहले उसको नॉर्मल करने की कोशिश कर रहा था, भाई 12 घंटा काम कीजिएगा, 13 घंटा काम कीजिएगा, ठीक है। तो वो, तो यहाँ पर ना थोड़ा रैशनल होना पड़ता है, प्रिंसिपल ऑफ एक्सक्लूसिव को लेके चलना पड़ता है, समझ में, थोड़ा रैशनल होकर कुछ भी बात करना पड़ता है। ऐसा तर्क उल्टा पुल्टा देने लगिएगा कि भाई यहाँ पर केवल 3 ऑप्शन था तो आप ऐसा तर्क दे रहे हैं, यहाँ पर हम 100 ऑप्शन करते तो क्या सबको जोड़ते फिरते चलिएगा? तो मतलब क्या आपके पास अनाप शनाप कैपिटल है, एक साथ आप 100 बिजनेस कर सकते हैं, तो मुकेश अंबानी का बिजनेस नहीं है भाई, उसके पास भी एक लिमिट में पैसा है, ठीक है। तो थोड़ा सा हम लोग लॉजिकल होकर बात करते हैं, ठीक है। अब ऊपर चलिए, ऊपर जो छोटा हुआ था उसको देख लेते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अराइज क्यों होता है? ऑब्वियस सी बात है, बेस फंडामेंटल क्या है? स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्स का लिमिटेड है भाई, कोई भी स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज पूरा इकोनॉमिक्स का ही फंडामेंटल बेस है, रिसोर्स ही आपका स्कार्सिटी लिमिटेड है, इसलिए हमें उतना करना पड़ता है। और दूसरा क्या है? चॉइस करना पड़ता है भाई, अनाप शनाप पैसा थोड़ी ना बचो, हर चीज में आपको यहाँ पर सिलेक्शन करना पड़ता है। रियल लाइफ में आपको चॉइस तो करना पड़ता है कि क्या करें क्या नहीं करें। अगर आपके पास कोई भी चीज हो, देखो केवल बात पैसा का नहीं है, अब यहाँ पर क्या है, हमेशा वैल्यू में लिखा था कॉस्ट ना, इसलिए हर चीज हम लोग पैसा में टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, हर चीज में, चाहे टाइम में हो, या तो पढ़िएगा या तो फिर अपना दोस्त के साथ खेलिएगा कूदिएगा, ये बात कीजिएगा, लेकिन हम लोग बैलेंस करके चलते हैं लाइफ को, या पढ़िएगा तब, या कहीं और समय बिताइएगा तब, या कुछ और कीजिएगा, कुछ भी कीजिएगा आपको हर चीज को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, मतलब प्रायोरिटी के हिसाब से हम लोग काम करते हैं, ठीक है। इसीलिए बोला जाता है क्या कि जब रिलेशनशिप में जाइएगा ना, तो इंसान के पास समय सब कुछ का होता है, इट्स ऑल अबाउट प्रायोरिटी, ठीक है। जैसे लड़का लोग पहला प्रायोरिटी अपना गर्लफ्रेंड को ही रखता है, कितना बिजी हो निकाल लेगा टाइम कितना बिजी हो निकाल लेगा टाइम, तो प्रायोरिटी मैटर करता है, ठीक है। तो ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट उसी के आधार पे जो टाइम का जो चूज करना है वो प्रायोरिटी के हिसाब से, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो चलिए हो गया वो। अब देखिए ये क्वेश्चन सॉल्व करने का, इसको देखते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में क्वेश्चन पूछ सकता है, यहाँ पे पूछ रहा है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगा अगर इस कर्व में, इस ग्राफ में पॉइंट बी से अगर हम लोग पॉइंट ए चले जाए, ठीक है। देखिए ये रहा पॉइंट बी में, आई होप आपको ये देखने आता होगा कर्व। अब पॉइंट बी में कितना, देखिए ये बोट है और ये क्या आपका ट्रक है, ठीक है। बोट और ट्रक लिया, गुड बाय गुड एक्स नहीं लिया है, तो कितना बोट है बच्चों, पहले हमेशा एक्स एक्सिस लिखा रहता है, तो कितना बोट है अगर इसमें देखिएगा तो ऐसे देखिएगा तो क्या यहाँ पर ये एक्स एक्सिस है, और यहाँ पर उसको मिलाइएगा तो क्या होगा, यहाँ आपके पास 7 बोट है कि नहीं, 7 बोट है, और कितना आपके पास ट्रक है ऐसे, तो ट्रक है आपके पास 7 ट्रक, आपके पास 7 ट्रक भी है, ठीक है। देखिए दोनों को मिलाएं तो 7 बोट है और 7 ट्रक है, पहले था। अब वो बोल रहा है इस पॉइंट से आप पॉइंट ए की तरफ शिफ्ट किए, या मतलब यहाँ से आप यहाँ पर आए, तो यहाँ पर पॉइंट ए में, ये तो पॉइंट बी था, पॉइंट ए में क्या है, पॉइंट ए में देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर 9 बोट है, यहाँ पर 9 बोट है, और ट्रक कितना है, यहाँ पर ट्रक है आपका 4 ट्रक है, 4 आपका ट्रक है। अब आपसे पूछ रहा है भाई कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बताओ, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बताओ, तो पहले सोचिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब व्हाट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अगर आप निकाल रहे हैं तो भाई कुछ सेक्रीफाइस किए होंगे तब ना, नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कब निकलेगा यहाँ पर, कि अगर आप किसी एक गुड्स को बढ़ाए होंगे दूसरा गुड्स ऑब्वियस आपका डिक्रीज किया जाएगा, इसी को तो बोलते हैं ना एमओसी, ये पीपीसी कर्व है, अगर ये पीपीसी कर्व है ऑब्वियस जो है ये, अभी देखिए ये पीपीसी कर्व है, तो पीपीसी कर्व में क्या होता है भाई, आपका एमओसी हमेशा आता है, या फिर बोलिए एमआरटी आता है, तो थोड़ी बाद आपको बताएंगे, ठीक है, और डिटेल्स को बताएंगे। अब
यहाँ पर अगर एक गुड्स अगर इंक्रीज कर रहा है, दूसरा गुड डिक्रीज कर रहा है, तो जितना सेक्रीफाइस किए होंगे वही ना हम लोग का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। जो गेन कर गए होंगे, जो गेन किए होंगे वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थोड़ी ना होता है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलने का मतलब क्या है? सेक्रीफाइस करना। जैसे आपको डिफिनेशन का देखिए, यहाँ पर स्टार्टिंग में भी लिखा हुआ था, ये इट रिप्रेजेंट द कॉस्ट ऑफ सेक्रीफाइस है। इसी को समझ लिया, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वैल्यू ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव इज फॉरगॉन व्हिच व्हेन चॉइस इज मेड। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब ही होता है सेक्रीफाइस करना। तो यहाँ पर अगर आप सेक्रीफाइस का दुनिया में देखिएगा तो देखिए, पहले 7 बोट था, अब ये 9 बोट हो गया, तो फिर तो ये इंक्रीज कर गया। ठीक है, अब इसको देखिए, पहले 7 ट्रक था, अब ये 4 ट्रक हो गया, यानी कि 3 ट्रक हम लोग सेक्रीफाइस किए हैं। 3 ट्रक हम लोग सेक्रीफाइस किए, तब ना ऐसा हुआ। हम लोग यानी कि 7 से 9 बोट, यानी कि 2 बोट को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या किए? 2 बोट को बढ़ाने के लिए हम लोग भाई 4 ट्रक को सेक्रीफाइस किए हैं। तो आंसर तो 4 बोल, सॉरी 7 से 4 में मतलब 3 ट्रक को हम लोग सेक्रीफाइस किए हैं। तो आंसर कितना होगा यहाँ पर? 1000 में था तो 3000 ट्रक। तो उसको निकालने का तरीका क्या बच्चों? पहले इसी तरह से ना पॉइंट में लिख दीजिएगा। ठीक है, इसको हमेशा इस तरह पॉइंट में लिखिए। पहले 7 यहाँ पर लिखा हुआ, यहाँ 7 बोट था और 7 ट्रक था, पहले लिख दीजिए 7 बोट और आपका 7 ट्रक। निकालने का तरीका देख लीजिए। और अब कितना हो गया? 9 बोट और 4 ट्रक। अब यहाँ पर हो गया 9 बोट और आपका 4 ट्रक। तो देखिए 7 से 9 हुआ तो वैसे बढ़ा, तो भाई ये तो सेक्रीफाइस निकलेगा नहीं, क्योंकि भाई ये तो फिर सेक्रीफाइस कहाँ किए हैं? यहाँ तो उल्टा गेन हो गया ना। सेक्रीफाइस कहाँ हुआ? पहले पहले 7 ट्रक था और अब 4 ट्रक हो गया, यानी कि 3 ट्रक, यानी कि 7 - 4 इज इक्वल टू 3 ट्रक। तो 3000 ट्रक यहाँ पर आंसर। ठीक है, इसको नहीं ले सकते जो बड़ा है, वो फिर वो तो सेक्रीफाइस दिखा रहा है, वो तो आपको गेन दिखा देगा ना। तो इस टाइप से उसको हम लोग बच्चों निकालने का काम करते हैं। ठीक है, तो ये उसका एक्सप्लेनेशन था। ठीक, तो आई होप आपको ये क्लैरिटी के साथ समझ में आ गया होगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्वेश्चन। अब देखिए, अब यहाँ पर हम लोग चलिए टेबल को देखते हैं थोड़ा सा एमओसी वाला पार्ट पे। ये हम उसे बताए थे। इसको देखने से पहले ये देख लेते हैं। चलिए, तो अब आप समझते हैं भाई कि हम लोग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इसको बहुत बार हम लोग एमआरटी भी बोलते हैं। थोड़ा सा डिफरेंस है, जो ऊपर में है उसको बाद में देख लेंगे। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है? ये सिंपल सा होता है भाई, कि रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ वन गुड्स मस्ट बी सैक्रिफाइस्ड टू प्रोड्यूस वन एडिशनल यूनिट। यानी कि अगर 2 गुड्स है, जैसे गुड वाई है और एक तरफ हम लोग का क्या है? गुड एक्स है। अगर गुड वाई को बढ़ाते हैं तो गुड एक्स को घटाना पड़ेगा, अगर गुड वाई को घटाते हैं तो गुड एक्स को बढ़ाना पड़ेगा। यानी कि हमेशा इनवर्स में चलेगा। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसी को बोला जाता है क्या? आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग। इसी फेनोमेना को क्या बोलते हैं? डाउनवर्ड स्लोपिंग, या फिर बोलिए नेगेटिव स्लोपिंग। दोनों का मतलब सेम ही है यहाँ पर। ठीक है, यानी कि एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, यानी एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यही दिखाता है। इसको लोग निकालते कैसे हैं? मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को निकालते हैं सैक्रिफाइस ऑफ गुड वाई या गेन ऑफ गुड एक्स। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे भी सैक्रिफाइस डेल्टा वाई या आपका डेल्टा एक्स ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों में सेम आएगा। ठीक है, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स तब भी आ जाएगा। एमओसी हमेशा इंक्रीज करता है रियल लाइफ में। एमओसी हमेशा इंक्रीज करेगा, क्यों? क्योंकि वो हमेशा आपका लॉ ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को फॉलो करता है, जो बताता है भाई लिमिटेड रिसोर्स को। ठीक है, लिमिटेड रिसोर्स होने के कारण वो हमेशा ऐसा होता है। यहाँ पर देखिए 2-3 कारण हम लिख के दिए हैं। एक तो भाई वो नॉट रिसोर्स अगर लिमिटेड होगा तो उसको आप थोड़ी ये मत जानिए, या फिर ना बहुत वास्ट हो जाएगा, रहने दीजिए। सिंपल सा मतलब समझिए, रिसोर्स लिमिटेड है, रिसोर्स लिमिटेड है, तो अगर एक गुड्स को बढ़ाइएगा, जैसे उदाहरण को समझिए, मान लीजिए आपके पास, आप जो पहले उदाहरण दिए थे 5000 शर्ट और पैंट खरीदना है, तो इसमें मान लीजिए टोटल 4 कपड़ा आएगा। ठीक है, तो बच्चों सोचिए, अगर इसमें आप 2 शर्ट और 2 पैंट खरीदने की क्षमता रखते हैं, ठीक है, तो अगर आप शर्ट को बढ़ाइएगा तो भाई पैंट को क्या करना? घटाना पड़ेगा, तब ना उस 5000 में आएगा, क्योंकि रिसोर्स तो लिमिटेड ही है, 5000 ही है, और उस 5000 में 2 शर्ट और 2 पैंट ही आ सकता है। अगर आप पैंट को अगर बढ़ाना चाहिएगा तो फिर शर्ट को घटाना पड़ेगा, फिर नंबर ऑफ शर्ट घटेगा, घटेगा कि नहीं? तो ये क्या है? आपका एमओसी हमेशा ऐसे इंक्रीज करते रहता है। इंक्रीज कैसे करता है? वो आपको ऊपर का टेबल में है, तो याद रखिएगा डाउनवर्ड स्लोपिंग नेगेटिव स्लोपिंग बोलने का यही मतलब होता है। ठीक है, और ये हमेशा इंक्रीज करता है, क्योंकि भाई वो हमेशा लॉ ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को फॉलो करता है। अब चलिए इस लॉ को एक बार आपको समझा देते हैं। ये वो टेबल है तो पिछला वीडियो में आपको बताए थे। देखिए, ये रहा आपका गुड एक्स, ये रहा आपका गुड वाई। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, ये अच्छा, ये जो अलग अलग कॉम्बिनेशन देख रहे हैं ना, ये पीपीसी का कॉम्बिनेशन, यानी कि पॉइंट बी में केवल 2 टाइप का गुड है, एक है आपका गुड एक्स, एक है गुड वाई। जिस पॉइंट बी में एक जगह एक गुड एक्स 1 है, तो आपका गुड वाई 14 है। ये रिप्रेजेंट करता है, वो बंडल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर उसको डायग्राम में ऐसे प्लॉट किया जाए ऐसे पॉइंट बी की तरफ से, तो ये पॉइंट बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा? कि भाई एक गुड एक्स है और आपका 14 गुड वाई है, इस टाइप का वो रिप्रेजेंट कर रहा होगा बच्चों। ठीक है, अब देखिए, अब इसको थोड़ा समझते हैं। वो हमेशा इंक्रीज करता है एमओसी,
एमओसी क्या है, ये रहा आपका एमओसी, ठीक है, एमओसी ये रहा, इसी को हम लोग बहुत बार एमआरटी भी बोलते हैं। अभी हमेशा इंक्रीज कर रहा है, कैसे देखिए यहाँ पर देखिए गुड वाई आपका इंक्रीज कर रहा है, यहाँ पर हमेशा देखिए गुड वाई आपका इंक्रीज कर, 1 से 2, 2 से 3, 4, 5 ऐसे वो इंक्रीज कर रहा है। अगर ये इंक्रीज कर रहा है तो गुड वाई देखिए आपका यहाँ पर डिक्रीज कर रहा है, पहले 15 था, फिर 14 हो गया, 12, 9, 5, क्या वो डिक्रीज कर रहा है। तो ये ऑब्वियस तभी तो वो पॉसिबल होगा ना। तो जब एमओसी निकालिएगा, एमओसी अगर निकालिएगा तो क्या होगा, एमओसी देखिए सिंपली अगर हम इन दोनों का डिफरेंस को भी निकाल दें, जनरली फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला ऐसे बैठता है डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, ठीक है, डेल्टा वाई यानी कि 15 से 14 हुआ, पहले तो कुछ नहीं था, उसको रहने दीजिए, पहले मान लीजिए 15 से 14 हुआ, 15 से 14 हुआ कितना डेल्टा, डेल्टा मीन्स व्हाट, चेंज, पहले कितना था अब कितना हुआ, तो भाई 15 माइनस 14 कितना हो गया आपका 1, यहाँ पर 1 आया, और यहाँ कितना देखिए, यहाँ पर भी पहले से इससे माइनस किया, 0 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर भी 1, यानी इज इक्वल टू 1 आया। तो आपका एमओसी कितना है, एमओसी आपका आया कितना यहाँ पर 1। अच्छा यहाँ पर आपको लग रहा है 0 माइनस 1 कहेंगे, माइनस होना चाहिए ना, देखिए इस माइनस को हम लोग, माइनस का यहाँ पर इकोनॉमिक्स में उतना वैल्यू होता नहीं है, इसलिए देखिए बहुत बार फॉर्मूला में है ना, ये डेल्टा वाई माइनस डेल्टा वाई बाय माइनस डेल्टा एक्स लिखा रहता है। अब यहाँ पर अगर इसको -1 हम लेके चलते हैं, फॉर्मूला में देखिए जनरली माइनस डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स ये लिखा था, तो ये तो चलिए आपको +1 आया था, और ये वाला क्या आपको -1 आ रहा है, तो -1 यहाँ पर फॉर्मूला पहले से माइनस, तो ये माइनस माइनस कट जाता है, लास्ट में वो 1 ही आता है। तो माइनस पे हम लोग उत्तर जिक्र नहीं करते, माइनस यहाँ पर सिंपली कैंसिलेशन पे चला जाएगा, ठीक है, वो तो मैथमेटिक्स में आ गया इसलिए वो माइनस में चला गया है, ठीक। तो सिंपल फॉर्मूला क्या है बच्चों, उसको डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। अब देखिए, अब ये देखिए जैसे जैसे इसको आगे बढ़ाते बढ़ाते माइनस करते चलिएगा, ये देखिए आपका एमओसी यहाँ पर इंक्रीज कर रहा है, पहले 1 था, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, इसी को क्या बोलते हैं, आपका एमओसी आपका इंक्रीज कर रहा है। यानी कि जैसे जैसे आप गुड वाई को गुड एक्स को आप बढ़ा रहे हैं, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, वैसे वैसे आपको ये सेक्रीफाइस करने का ज्यादा जरूरत पड़ रहा है, ठीक है। ये आपको कांस्टेंट लेवल पे नहीं चलता है, आपका रेशियो यानी कि ये हमेशा ये 1 1 1 1 1 1, ये आपका कांस्टेंट एमओसी रियल लाइफ में कभी नहीं जाएगा, ये कभी नहीं जाता है, ठीक है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप एक सेक्रीफाइस किए और उसके बदले में एक पाए, ठीक है। अगर ऐसा कीजिएगा तो यहाँ पर आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अप्लाई हो जाएगा। अब वो अभी तो पढ़ना है नहीं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अप्लाई होने लगेगा, और जो काम नहीं यहाँ पर वो बाद में उसको इनवैलिड कर देगा, उसको बाद में देख लेंगे, ठीक है, वो आपका आगे चैप्टर में है, नेक्स्ट चैप्टर में। अभी के लिए बस इतना ही समझिए, खाली इतना समझना खाली आपके लिए काफी है कि भाई आपका एमओसी क्या हो रहा है, एमओसी आपका इंक्रीज कर रहा है। ये देखिए जैसे जैसे हम लोग गुड वाई को बढ़ाएं, आपका गुड एक्स को बढ़ाएं, गुड वाई आपका घट रहा है, इस कारण से आपका एमओसी यहाँ पर बढ़े जा रहा है, ठीक है। और ये जो रेशियो जो निकलता है ना, मान लीजिए ये जो रेशियो है, मान लीजिए ये पॉइंट डी का रेशियो क्या है, यानी कि भाई एक बढ़ाएं तो भाई कितना सेक्रीफाइस किए, यहाँ पर 3 सेक्रीफाइस किए, यानी कि 1:3 का है, ठीक है। तो ये क्या आपका धीरे धीरे आपका इधर ये बढ़ जा रहा है, इसको क्या बोलते हैं, एमओसी आपका इंक्रीज कर रहा है, या फिर बोलिए एमआरटी इंक्रीज कर रहा है, ठीक। याद रखिए बच्चों, ये कभी भी कांस्टेंट नहीं हो सकता। आप पढ़े होंगे कि भाई पीपीसी का हमेशा शेप कनकेव होता है, यानी कि इसको अगर आप प्लॉट कीजिएगा ना, ये जो पॉइंट निकल के आया 1 2 3 4, इसका जब डायग्राम बनाइएगा तो वो ऐसे बनेगा, कनकेव शेप में। ऐसे बनने का मतलब क्या, स्ट्रेट लाइन में बनने का मतलब क्या होता है कि ये सब बराबर आता, यानी कि ये 1 1 1 1 1, तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है, ये रियल लाइफ नहीं होगा। और कन्वेक्स बोलने का मतलब क्या होता है, ये कन्वेक्स बोलने का मतलब क्या होता है पीपीसी, यानी कि ये उल्टा हो रहा होता, ठीक है, यानी कि ये उल्टा लिखा रहता, यानी कि 5 यहाँ पर, यानी कि ये इंक्रीज कर रहा था, 5 यहाँ पर, 9 यहाँ पर, 12 14 15, ये ऐसे इंक्रीज करे तो वो भी रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं, ठीक है, जिसका कारण हम पीपीसी में बताए थे, ठीक। तो ये हो गया बच्चों। अब देखिए बार बार हम जिक्र किए 2 वर्ड का, एमओसी और एमआरटी, तो वो भी थोड़ा सा देख ही लीजिए, थोड़ा सा बताएंगे, ज्यादा नहीं, क्योंकि आपका सिलेबस में उतना डिटेलिंग में है नहीं, ठीक है। एमआरटी और एमओसी ये दोनों का मतलब ऑलमोस्ट सेम ही होता है। एमआरटी बस एग्जैक्ट रेशियो को बताने का काम करता है, और एमओसी समझ लीजिए थोड़ा सा आपका वाइडर टर्म है, इसमें और भी बहुत कुछ आता है आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में, इसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में आपको बहुत कुछ आएगा। यहाँ पर सिंपली क्या है भाई, एक्सचेंज रेशियो, यहाँ पर सिंपली क्या बताता है, सिंपली एक्सचेंज रेशियो को बताने का काम करता है, एक्सचेंज रेशियो बताने का काम करता है, यानी कि जैसे हम लोग लिखते हैं भाई 1:3, जब थोड़ा पहले आपको दिखाए थे, तो मतलब क्या था 1:3 लिखने का, कि भाई एक को अगर हासिल करना, अगर गेन एक करना है, यानी कि एक को अगर एडिशनल आपको चाहिए तो 3 सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, यानी कि एक के बदले में 3। सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है। इसको अगर आप और थोड़ा मान लीजिए, आपको किसी को मैगी ईपी पसंद है, क्या बोलते हैं मैगी, एक मैगी चाहिए तो 3 ईपी आपको देना पड़ेगा, इस टाइप का वो लॉजिक है,
ठीक है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यानी कि मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं, ये थोड़ा वाइडर कॉन्सेप्ट है, इसमें बहुत कुछ आता है, बहुत सारा चीज आता है। जैसे कि क्या, जैसे आपको एक दो उदाहरण देते हैं। देखिए इसमें तो केवल एक्सचेंज रेशियो होगा, किसी भी गुड्स का, यहाँ पर ना किसी भी गुड्स का एक्सचेंज रेशियो निकल के आएगा। मान लीजिए राइस, यहाँ पर आप राइस है और यहाँ वीट है, तो पहले पहले दोनों में मान लीजिए 100 केजी और यहाँ पर 50 केजी दोनों में प्रोडक्शन करते थे। अगर आप इसको बढ़ाना चाहते हैं तो मान लीजिए 50 केजी इसको बढ़ाइएगा, तो इसको अगर बढ़ाइएगा यानी कि इसको 150 कीजिएगा, तो इसको कम करना पड़ेगा, तो इसको कम करके हो सकता है इसको 30 केजी करेंगे। तो क्या ये एक्सचेंज रेशियो भाई कितना घटाएंगे, कितना, अगर जैसे लिखा था, जैसे लिखा हुआ 1:4, इसका मतलब क्या भाई, एक बढ़ाने के लिए 4 हमको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। इनको एक्सचेंज रेशियो को बताने काम करता है। ये थोड़ा बड़ा हो जाता है, जैसे कि क्या, इसमें बहुत कुछ आता है बच्चों, ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत जाती है। एक तो खुद ये एमआरटीसी के अंदर आ गया, फिर आ गया जैसे क्या, जैसे कि मान लीजिए एक छोटा उदाहरण दे लीजिए, आपके पास 1 लाख रुपया था, मतलब 10 लाख रुपया था। अब इस 10 लाख रुपए का आप बैंक में डाल दिए या तो आप बिजनेस कर लिए। बैंक में डालते तो मान लीजिए आपको साल का 7% के इंटरेस्ट के हिसाब से आपको मिलता है कितना, 7,000 रुपया। और अगर बिजनेस कीजिएगा तो हो सकता है साल भर में आपको बिजनेस में लगा दिए तो आप उससे ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। तो मान लीजिए वो आपको कमा के दे रहा है मान लीजिए 8,000, एक समझने के लिए उदाहरण समझ लीजिए। तो यहाँ पर क्या आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितना है, 1,000। अगर आप बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं तो क्या, तो भाई आपको 1,000 का लॉस करना पड़ रहा था। फिर बैंक बनाने का फायदा क्या भाई, वो सेफ है, वो 100% आपको मिलेगा। ठीक है, आपका 1,000 यहाँ पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गया। तो ये एक प्रकार का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये हो गया बच्चों कि भाई आप ज्यादा पैसा आप बैंक में डाल दिए तो आपको 1,000 का नुकसान हो गया। ठीक है, तो और बहुत सारे उदाहरण है, जैसे कि आपको एक और बेस्ट उदाहरण देते हैं। देखिए आपका क्लोजिंग स्टॉक, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का बहुत अच्छा उदाहरण है क्या, आपका क्लोजिंग स्टॉक। कैसे, देखिए क्लोजिंग स्टॉक जो होता है हम लोग का, वो हमेशा बिजनेस में पैसा को फंसा के रखता है। जो बिजनेस को हमेशा वो क्लॉक मतलब क्या उसको स्टक करवा देता है, मतलब रोक के रख देता है। कैसे, अब सोच के देखिए, अगर आपका शोरूम है, उस शोरूम में हमेशा टीवी है, अगर आप टीवी सेल कर रहे हैं तो 15-20 टीवी हमेशा आपको रखना पड़ेगा कि नहीं, तो वो तो हमेशा क्लोजिंग स्टॉक पे पड़ा रहेगा ना। अगर ये स्टॉक अगर आप मेंटेन नहीं कीजिएगा तो कस्टमर आएगा तो क्या बोलेगा, रुकिए हम खरीद के लाते हैं उसके बाद आपको देंगे, कस्टमर भाग जाएगा। तो भाई 15 टीवी का जो कॉस्ट है, मान लीजिए 15 टीवी का कॉस्ट 15 लाख है, तो 15 लाख रुपए क्या होगा, 15 लाख रुपए हमेशा आपका बिजनेस में फंसा रहेगा। अगर ये बिजनेस में ना फंसा रहता तो कहीं और इन्वेस्ट करते कि नहीं, कहीं शेयर डिवेंचर कहीं भी लगा देते, उससे कुछ रिटर्न मिल जाता, दूसरा पैसा कमाई नहीं हो जाता। तो ये भी आपका एक प्रकार क्या है, ये भी आपका एक प्रकार का आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। पैसा वहां फंसा हुआ तो फंसा ही रहेगा। आपका शोरूम का टीवी का है तो 15 टीवी तो होना ही चाहिए ना, जितना भी टीवी आप रखना चाहें, समझने के लिए बस बात को समझिए। तो ये है बच्चों, तो इसमें ना ये थोड़ा वाइडर टर्म है, ये आपका वाइडर टर्म है, और ये सब ज्यादा ज्यादा देखने का जरूरत है नहीं, कोई काम का है नहीं। ठीक है, तो ये था आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आई होप हम सब कुछ कवर कर दिए। किसी भी प्रकार का अगर अभी भी कोई डाउट हो या आपको कुछ और जिज्ञासा हो या क्यूरियोसिटी हो जानने का कि सर ये कैसे हुआ, तो उसको भी समझा दीजिए, तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछिएगा। इसमें इतना ही, धन्यवाद।